ओके। वेलकम आप सभी का। देखिए, सबसे पहले तो अपन एक लास्ट क्वेश्चन था आपके साथ शेयर किया हुआ। ये क्या था कि जो लास्ट पेपर्स हैं उन लास्ट पेपर्स का क्वेश्चन रहा हुआ है, और सिंपल सी बात है कि अपन बॉन्डिंग वो स्टार्टिंग में लिया था। बॉन्डिंग के काफी क्वेश्चंस होते हैं, और वहाँ पे एक चीज आपने नोट की होगी कि जो बॉन्डिंग के क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं वीक इंटरेक्शन से। वीक इंटरेक्शन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, आयनिक इंटरेक्शंस होती है, वॉन्डरवॉल होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। इनमें से भी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वॉन्डरवॉल के और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। यानी कि पूरे टॉपिक में से ये दो चीज ऐसी है जिनसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्वेश्चन था कि ए हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ द टाइप डी एच ए है ना। तो अपन ऐसे ही दिखाते हैं कि जो डोनर है उसके साथ में हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, और फिर कोई एक्सेप्टर है वो इसको अपनी तरफ खींच रहा होता है। ठीक है, वेयर डी एच इज ए वीकली एसिडिक डोनर। तो डी तो डोनर है, जो डोनर उसी को बोलते हैं जो H प्लस को दे सकता है। यानी कि अपन ने लिया था कि जो डोनर होता है, एक्सेप्टर होता है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डोनर ने अपनी तरफ खींच रखे हैं, तो H प्लस यहाँ से निकलने की स्थिति में है, वो निकलता है तो अपन क्या बोलते हैं उसको एसिडी बोलेंगे। ठीक है, और जो ए है उसके पास लॉन पेयर है ना, उसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पेयरिंग अ सेप्टर एटम, और ये सेप्टर एटम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की भी हाई है, और वो अपना ऑक्टेंट पूरा करने के लिए H को अपनी तरफ खींच रहा है। इसने जो बोला है उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि होता ही यही है ना। हाइड्रोजन है वो दो के बीच के अंदर होता है, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि डी और ए की जो डिस्टेंस है, डी और ए की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी। डी और ए की डिस्टेंस कितनी होगी। अब देखो, इसमें ऐसे दिमाग थोड़ा सा आपको लगाना है कि आपको ये समझना है कि डी और ए आपको पूछा है, तो एच कहाँ गया भाई। डी एच ए है ना, स्ट्रेट लाइन के अंदर तीनों एटम्स लगे हुए हैं। आपसे पूछा है कि डी से ए की दूरी कितनी होगी, है ना। या उसके लिए आपको जज करना है कि उसके लिए आंसर क्या आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपको ये तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि डोनर है, फिर हाइड्रोजन है, और फिर एक्सेप्टर है। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा है? अपन लोगों ने वहां पे बहुत आराम से इस चीज को समझा था कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या है, ये है। जो डैश लाइन होती है, डैश लाइन इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। जो सॉलिड लाइन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, वो तो कोवलेंट बॉन्ड है। ये तो डोनर और उसी का कोवलेंटली बाउंड हाइड्रोजन, उनके बीच का सिग्मा बॉन्ड है, जो कि सिंगल बॉन्ड कहलाता है। राइट, तो ये मैटर था। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो तो केवल हमने जो स्काई ब्लू कलर से सेड किया वो वाला है। ठीक है, तो अब आपको पूछ रहा है कि डोनर से लेके एक्सेप्टर तक की पूरी दूरी कितनी होगी। तो उसमें ये कोवलेंट बॉन्ड भी आ जाएगा, ठीक है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसके ऑप्शंस है ना, जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हो या आपको कोई भी क्वेश्चन करना होता है, तो क्वेश्चन को पढ़ने के जस्ट बाद में एक बार ऑप्शंस पे नजर डाल दिया करो। ऑप्शंस में जैसे वंडरवॉल 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 दिया हुआ है, सब में वंडरवॉल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वंडरवॉल के हिसाब से सोचना आपको। अब वंडरवॉल का डी और ये ए में कोई कनेक्शन ही नहीं है भाई। वंडरवॉल कब अप्लाई करते हो? जब ओनली टू एटम्स हैं, वो अप्रोच करते हैं, ओनली अप्रोच करते हैं, उनके बीच में कोई बॉन्ड भी नहीं होता है, उनके बीच में और कोई प्रॉपर्टी भी आप नहीं करते। दैट इज नॉन स्पेसिफिक इंटरेक्शन। कोई भी दो एटम अगर पास में आएंगे तो उनके बीच में पहले अट्रैक्शन होता है, बाद में रिपल्सन होता है, उसको आपने पढ़ा था। राइट, तो 1.5 डेढ़ गुना हो गया। 1.5 टाइम्स द सम ऑफ द वंडरवॉल रेडियई। ये जो वंडरवॉल, हालांकि क्या है कि वैसे जो पूछा गया उसके हिसाब से तो ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की दी गई है। एटम्स जो दिए गए हैं वो डोनर और एक्सेप्टर दिए गए हैं, बीच में हाइड्रोजन मिस है। ठीक है, तो वंडरवॉल से आप इसको कनेक्ट कैसे करेंगे? ठीक है, इक्वल टू द सम ऑफ वंडरवॉल रेडियई। ये वंडरवॉल रेडियई पे थोड़ी होंगे भाई। वंडरवॉल को आप ऐसे भी जानते हो कि वंडरवॉल इंटरेक्शन इज द वीकेस्ट इंटरेक्शन, है ना, सबसे वीक वही होती है। अब वीक इंटरेक्शन होने पे तो जो एटम्स हैं वो दूर होंगे या पास होंगे? ओबियसली दूर होंगे।
जब बॉन्ड होता है तो एटम्स वो और पास आ जाते हैं, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है उतने एटम्स पास आते हैं, ये बात होती है। ठीक है, तो अगर आप वॉन्डरवॉल के बराबर लेंगे तो इसका मतलब उनके बीच में ना तो कोई कोवलेंट बॉन्ड है ना उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों ही वॉन्डरवॉल्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जबकि कोवलेंट बॉन्ड है वो तो वीक वालों से तो कई गुना स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये चीज भी अप्लाई नहीं हो सकती। लेस देन द सम ऑफ द वॉन्डरवॉल रेडियस। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन की गलती को इग्नोर भी कर देते हो तो आप वंडरवॉल के हिसाब से जो देखें कि आपका डोनर और एक्सेप्टर का वंडरवॉल जो हो और हाइड्रोजन और एक्सेप्टर का जो वंडरवॉल जो हो उनको आप जोड़ें तो वो तो हो गया इक्वल वाला, और उससे भी कम होगा क्या। तो अब आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जब उनके बीच में वंडरवॉल से ज्यादा चल रहा है ना, एक तो कोवलेंट चल रहा है और एक उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड चल रहा है, और वो दोनों ही चीजें वंडरवॉल से मजबूत हैं, बोथ आर है ना स्ट्रॉन्गर देन वंडर वॉल इंट्रैक्शन। तो अगर कोई ज्यादा ताकत काम कर रही है तो एटम्स पास में तो आएंगे। समझ पा रहे हैं बात को, अगर कुछ नहीं होता तो जितना हो सकते थे उतनी दूरी पे होते, दैट इज वंडर वॉल। अगर उनके बीच में उससे भी तेज तेज काम कर रही है तो इसका मतलब वो और पास आए हैं, तो आपका डिस्टेंस कितना आना चाहिए, वंडर वॉल आपका जितना आ रहा है उससे तो कम आना चाहिए। तो आंसर शुड बी थर्ड, आंसर शुड बी थर्ड। मैं तो वहां देख रहा था, है ना, मैं तो ग्रुप में देख रहा था कि क्या क्या करते हैं, देखें, है ना। बट ये है कि आपने अगर आंसर नहीं दिया है या आंसर गलत दिया है तो यू हैव टू क्लियर इट, है ना, कि आप वंडर वॉल को इसमें कहाँ जोड़ रहे हो और कैसे जोड़ रहे हो। ठीक है, ट्वाइस द सम, है ना, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वंडर वॉल के 1.5 गुना होगा, 2 गुना होगा, बराबर होगा, इसका मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इतना सा है कि कोवलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड वंडर वॉल से मजबूत होते हैं, है ना। तो क्वेश्चन तो क्या हो गया कि आपको एक बात पता होनी चाहिए कि वंडर वॉल सबसे वीक होता है। अब जिसका दिमाग चलता है वो तो समझ गया कि जो वीक वीक वाला लगाओगे तब दूरी ज्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग वाले डालते ही दूरी और कम हो जाएगी, तो आपको लेस देन करना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या होता है कि अब प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ठीक है, इसके बाद में अपन अपने टॉपिक पे आ जाते हैं और हमें लिपिड्स के एंगल से बात करनी है कि ट्रांसपोर्ट का मैटर है। ट्रांसपोर्ट को अपन इसलिए लेते हैं क्योंकि बॉडी के अंदर जो लिपिड्स हैं वो हमारे पास डाइट से भी आते हैं, डाइट से आते हैं तो हम उनको डाइजेस्ट करने के बाद में एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद में मैटर चला जाता है इंटेस्टाइन का, है ना, कि अपन एब्जॉर्ब करके इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियल लाइनिंग सेल्स होते हैं वहां पे ये आ जाता है, चाहे ग्लूकोज हो चाहे आपने कुछ भी खाया वो वहां आ जाता है, वहां से फिर ब्लड में डाला जाता है। तो इंटेस्टाइन से जो लिपिड्स आए हैं उनको या तो लीवर को जाना होगा या दूसरे टिश्यूज को जाना होगा। तो एक तो ये हो गया कि आपने डाइट में अगर कुछ खाया है तो वो आपके बॉडी के जो टिश्यूज हैं, स्पेसिफिक टिश्यूज, अगर स्टोरेज करना है तो लिपिड लीवर के पास जाएगा, है ना, एडिपोस के पास जाएगा। अगर मेहनत कर रहे हो आप, एक्सरसाइज कर रहे हो तो मसल्स हैं, स्केलेटल मसल सेल्स उनके पास जाएगा। तो सिचुएशन अकॉर्डिंग है ना, कि आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग इनका फ्यूचर है। ठीक है, ऐसे क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर लीवर है, वो इनको बनाता भी है, लीवर बनाने के बाद में इसको ट्रांसपोर्ट भी करता है तो टिश्यूज को जाते हैं। तो अगर लीवर खुद बनाता है तो वो तो हो गया आपका एंडोजिनस, और अगर हमारी बॉडी में बाहर से आते हैं तो वो हो गए एक्सोजिनस। तो ओरिजिन को लेकर के हमारी बॉडी के अंदर जो लिपिड्स हैं वो दो प्रकार के हैं, एक जो बाहर से हम खाते हैं दैट आर एक्सोजिनस, उनका भी ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी के अंदर, यहाँ से वहां जाते हैं, और एक जो बॉडी खुद बनाती है वो भी एक टिश्यू से दूसरे टिश्यूज को या एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को जाते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि आप जिन लिपिड्स को भेजना चाहते हो बॉडी के अंदर, ये जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है वाया ब्लड, ये ब्लड के थ्रू जाएंगे। और ब्लड के अंदर वही सिचुएशन आ गई कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा है, वाटर है, और वाटर के अंदर लिपिड्स हैं, वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल नहीं है क्योंकि वो रिपेल करता है, पानी लिपिड्स को रिपेल करता है तो वो उसमें नहीं जा सकते।
ठीक है ना। तो पानी वहां पे प्रेजेंट है और लिपिड्स का नेचर है कि वो हाइड्रोफोबिक है, तो उनका ट्रांसपोर्ट जैसा हम चाहें वैसे नहीं हो सकता। ठीक है। तो उनका सॉल्यूशन है कि जो लिपिड्स हैं उन लिपिड्स के बाहर एक कवरिंग लगा दी जाए, है ना। लिपिड जैसे पानी को पसंद नहीं करता या पानी लिपिड को पसंद नहीं करता, बात तो एक ही है ना। उनके बाहर अगर हम एक कवर लगा दें कि उसको ढक दें, अपन ऐसी चीज से ढक दें जिससे पानी को पता ही ना चले कि अंदर क्या है ना। तो ये हो गया आपका प्रोटीन कॉट, ये बाहर प्रोटीन की कवरिंग हो गई और अंदर है इसमें लिपिड्स जिनका ट्रांसपोर्ट होना है। तो ऐसा स्ट्रक्चर अब सुटेबल हो गया ना, अब ये ब्लड के अंदर आराम से ट्रेवल कर सकता है, क्योंकि ब्लड के साथ इसकी सतह को इंटरेक्शन करना है और इसकी सतह है वो तो अमीनो एसिड से बनी हुई है और वो हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक है तो वो आराम से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है उसको अपन बोलते हैं लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स। तो वन पॉइंट आपके सिलेबस का है कि लिपोप्रोटीन्स के थ्रू ही सारा ट्रांसपोर्ट होता है लिपिड्स का। जैसे ग्लूकोज है वो तो ब्लड से ऐसे चला जाता है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, आप कोई भी शुगर लें वो तो ब्लड में ऐसे चली जाते हैं, उसको ब्लड में घुल जाता है वो। लेकिन ये ब्लड में घुलता नहीं है, तो इसको स्पेशल ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है एंड दीज आर स्पेशल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड लिपोप्रोटीन। एंड देन लिपोप्रोटीन्स के टाइप्स हैं कि अंदर लिपिड कौन सा है और उसकी कवरिंग कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग टाइप्स हैं। ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स हैं जो आपको ध्यान देनी है। वन इज चाइलोमाइक्रोन। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, मॉलिक्यूलर मास से कोई मतलब नहीं आपको, आपको मतलब है डेंसिटी से, कि आपको डेंसिटी का मैसेज पता होना चाहिए। चाइलोमाइक्रोन की डेंसिटी है वो 0.96 से भी कम है। ठीक है। अब देखो किसी की डेंसिटी अगर एक से कम होती है ना, तो वो चीजें पानी के अंदर नहीं जा सकती, वो पानी के ऊपर ही तैरते हैं। ठीक है। और प्रोटीन का परसेंटेज है वो इनके अंदर है तकरीबन 2.5%। मेजर लिपिड कौन से होते हैं, या तो ट्राइएसिल ग्लिसरॉल है या कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है। और प्रोटीन कौन से होते हैं, ये पेप्टाइड के नाम है ना। एपोप्रोटीन ए, एपोप्रोटीन B48, एपोप्रोटीन सी, एपोप्रोटीन ई, ऐसे ना अलग अलग पेप्टाइड्स हैं। जो आपने प्रोटीन का कवर बनाया उसमें एक से ज्यादा प्रोटीन हो सकती है और प्रोटीन यहाँ पे पेप्टाइड्स के रूप में होते हैं जो उसके ऊपर लिपटे रहते हैं ना। ऐसे होता है वेरी लो डेंसिटी लिपिड, VLDL का मतलब वेरी लो डेंसिटी लिपिड। तो इनकी डेंसिटी है 1.006 है। ठीक है। प्रोटीन परसेंटेज बढ़ गया है इनके अंदर। जैसे जैसे आप डेंसिटी बढ़ाओगे प्रोटीन बढ़ता जाता है, क्योंकि डेंसिटी प्रोटीन की वजह से होती है ना कि लिपिड की वजह से, क्योंकि भारी है वो प्रोटीन होता है ना कि फैटी एसिड्स होते हैं। तो जितना ज्यादा आपका लिपोप्रोटीन प्रोटीन रिच होगा उतना ज्यादा उसका डेंसिटी बढ़ जाता है। एंड फाइनली दिस इज द हाई डेंसिटी लिपिड HDL, जिसके अंदर ये परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। चाइलोमाइक्रोन के अंदर ये सबसे कम होता है। ठीक है। तो एक लेवल होता है कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो कम से कम उसका एक ओवरव्यू पता होना चाहिए, है ना। आपके आधे क्वेश्चन तो ओवरव्यू से हो जाते हैं। अगर आपको ये पता है कि भाई चाइलोमाइक्रोन सबसे कम डेंसिटी वाला है, HDL नाम से ही पता है, हाई डेंसिटी लिपिड, इससे ज्यादा तो कोई है ही नहीं, है ना, ऐसा। ठीक है। ये इनके कुछ एपोप्रोटीन के पार्ट है ना। ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे चाइलोमाइक्रोन की, कि चाइलोमाइक्रोन क्या है और चाइलोमाइक्रोन को अपन समझेंगे ना। ठीक है। लार्जेस्ट, लार्जेस्ट का मतलब साइज वाइज, बट लीस्ट डेंस, है ना, सबसे कम डेंसिटी इसी की थी। डेंसिटी सबसे कम जो होती है। और अगर हम बॉडी के अंदर ये कहाँ से कहाँ काम करता है उसकी बात करें तो ये ट्रांसपोर्ट फॉर्म है डाइट्री के लिए। यानी कि डाइट में आप जो टैक्स खाओगे या डाइट में जो कोलेस्ट्रॉल होगा उसको ये इंटेस्टाइन से ट्रांसपोर्ट करेगा ना। तो ये आपका मैटर है एक्सोजिनस के लिए, आपकी बॉडी के एक्सोजिनस का ट्रांसपोर्ट होता है। टैक्स और कोलेस्ट्रॉल यहाँ के मैन हैं जो इंटेस्टाइन से बाकी टिश्यूज को जाते हैं।
तो चाइलोमाइक्रोन हमारी डाइट के जो टैग्स एंड कोलेस्ट्रॉल है उसको हमारी इंटेस्टाइन से टिश्यूज के पास लेकर के जाने वाले सबसे कम डेंसिटी वाले लिपोप्रोटीन का नाम है। ठीक है, ओके। अब देखिए इसके अंदर दो बड़ी चीजें हैं, एक तो है ट्राई एसिल ग्लिसरॉल टैग्स और एक है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, अगर देखा जाए तो जो टैग्स हैं वो टैग्स स्केलेटन मसल सेल्स को जाएंगे। तो स्केलेटन मसल सेल्स के पास अगर आप इनको भेजेंगे या मसल सेल के पास इनको भेजेंगे तो टैग्स के ऊपर क्या होगा, बीटा ऑक्सीडेशन होगा। पहले तो लाइपेज एंजाइम काम करेंगे, है ना, फिर बीटा ऑक्सीडेशन होगा, एसिटिल को एंजाइम ए बनेगा और इससे बनेगा एटीपी। तो मसल्स हैं वो फैट का क्या करती हैं, मसल्स फैट को बर्न करती है। मसल्स फैट को कभी भी स्टोर नहीं करती। मसल्स में प्रोटीन स्टोर होता है, मसल्स में फैट स्टोर नहीं होता। मसल्स में ग्लूकोज स्टोर होता है लेकिन थोड़ा सा होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो मसल्स जब रेस्ट कर रही होती हैं तो वो ग्लूकोज के बजाय फैट को कंज्यूम करते हैं, ये भी आपने क्लियर किया था ना। तो अगर आपका टैक्स आप काम कर रहे हो तो मसल्स के पास में जाएगा और मसल्स उसको एनर्जी बनाने के लिए काम में लेते हैं। मसल्स का काम है रेस्ट के टाइम पे एटीपी बनाना फ्रॉम फैट। ठीक है, तो स्केलेटन सेल्स हो मसल सेल्स हो वो तो इसको एनर्जी के लिए काम में ले लेती है। ठीक है, अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल मेनली लीवर सेल्स को ट्रांसपोर्ट होता है और लीवर सेल कोलेस्ट्रॉल को बाद में जो चाहे उसको स्टेरॉइड्स बनाने हो है ना, या उसको मेम्ब्रेन के लिपिड्स के लिए मॉडिफाई करना हो तो वो सारे काम लीवर करता है। यानी कि ऐसा हुआ कि आपके इंटेस्टाइन के अंदर आपने जो खाया उसमें टैक्स है, कोलेस्ट्रॉल है और वो एक ही पैकेट में बंद हो गया। ठीक है, उस पैकेट का नाम है चाइलोमाइक्रोन। अब उस पैकेट में दो सामान है, एक है टैग वो जाना है मसल्स को और एक है कोलेस्ट्रॉल वो जाना है लीवर को। यानी कि आपके और आपके पड़ोसी का जो कुरियर है ना वो एक ही बॉक्स में आ गया, है ना। आपके पड़ोसी को भी जाएगा सामान, वो भी उसी डब्बे में है और आपके घर आएगा वो भी उसी डब्बे में है। तो ये इश्यू हो गया ना कि एक ही पैकिंग के अंदर आ रहा है। मसल्स को भी जाना है तो वो सामान भी इसी में है, लीवर को जाना है वो भी इसी में है। यानी कैसे हो गया कि किसी को डाक किया हो कि इसको भी देके जाएगा उसको भी देके जाएगा, ऐसे पहुंचेगा। राइट, ठीक है। तो अपन को यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट क्लियर करना है ना। पहले आप नीचे वाले फिगर पे आते हैं अपन ना, कि अपन डाइट के अंदर इनको यूज कर रहे हैं। यानी कि आपकी डाइट के अंदर टैग है और आपकी डाइट के अंदर कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, तो आपने उनको डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के लिए आपको पता है कि आप इमल्सिफिकेशन करने वाले हैं, बाइल साल्ट्स काम में आने वाले हैं, बाइल जूसेस काम में, फैट आपने डाइजेस्ट कर लिया। डाइजेस्ट करने के बाद में आपने उनको पैक कर दिया और जिस फॉर्म में वो पैक हुए हैं उस फॉर्म का नाम है चाइलोमाइक्रोन। ठीक है, तो चाइलोमाइक्रोन को आप दोबारा से यहाँ पे बना दीजिए, दिस इज द चाइलोमाइक्रोन। और एक तो आपने इसमें ऐसे दिखाया है, दिस वन, ये तो है ट्राई एसिल ग्लिसरॉल, 3 फैटी एसिड लगे ना, ट्राई एसिल ग्लिसरॉल, तो ये तो आपने टैग दिखा दिया। और एक इसके अंदर है कोलेस्ट्रॉल जिसको आपने सी से दिखा दिया। तो इसमें क्या है वो आपने नोट कर दिया कि ट्राई एसिल ग्लिसरॉल एंड कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, ये चाइलोमाइक्रोन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इंटेस्टाइन से सोखा गया, चाइलोमाइक्रोन बने और चाइलोमाइक्रोन ब्लड के थ्रू, है ना, ब्लड के थ्रू जाएंगे मसल सेल को। टारगेट में आपके पास हो सकती है मसल सेल और टारगेट में दूसरा हो सकता है आपके पास एडिपोस। मसल्स काम में लेंगे तो एनर्जी बनाएंगे, एडिपोस काम में लेगा तो उसको जमा कर देगा। एडिपोस फैट के स्टोरेज होते हैं और टैग के डिपो होते हैं ना, बॉडी में टैग एडिपोस में जमा होता है ना, हमारी बॉडी के अनलिमिटेड स्टोरेज की तरह काम करता है। ठीक है, तो जैसे ही ब्लड के अंदर ये सारा डला हुआ है, जैसे ब्लड कैपिलरी आपने ले ली कि ये ब्लड है और इस ब्लड के अंदर अब चाइलोमाइक्रोन ही चाइलोमाइक्रोन है क्योंकि आपने खाया है तो बना है, बना है तो इंटेस्टाइन से सोखा गया और इंटेस्टाइन से बाद में ब्लड के थ्रू सभी सेल्स को टच करेगा। यानी कि आपकी ब्लड कैपिलरीज हर सेल को टच करती है तो वहां पे ये भी टच करेंगे, जैसे आरबीसी टच करती है वैसे ये भी टच करेगा। ठीक है,
तो हमारा यहाँ पे कनेक्शन ले सकते हैं कि ये आपने दिखा दिया यहाँ पे मसल सेल, ठीक है, ये हमारी मसल सेल होगी, या आप एडिपोज टिश्यू की सेल भी ले सकते हो। तो इस सेल को ब्लड टच कर रहा है ना, और ब्लड टच कर रहा है, साथ में ही यहाँ पे लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम होता है। लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम होते हैं वो टारगेट सेल, क्योंकि ये टारगेट सेल हो गया, अगर किसी को काम में लेना है तो वो टारगेट सेल है। तो टारगेट सेल की मेम्ब्रेन के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि सेल्स की मेम्ब्रेन में प्रोटीन होते ही है, वैसे इसकी मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन है लेकिन उसका काम है लाइपेज का, तो वो लिपोप्रोटीन लाइपेज की तरह काम कर रहे हैं। तो आप इनको यहाँ दिखा सकते हैं कि लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम्स इसकी सरफेस पे, जैसे ही चाइलोमाइक्रोन इसको टच करेगा, चाइलोमाइक्रोन के लाइपेज हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट होकर के जो आपने यहाँ पे दिखाया था ट्राई एसिल ग्लिसरॉल एक्स, वो टूट जाता है और उसमें से फैटी एसिड है वो फ्री हो जाता है, क्योंकि ग्लिसरॉल के साथ में फैटी एसिड डायस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और उनको तोड़ने वाला एंजाइम लाइपेज है। लाइपेज ऑन हो जाते हैं, कब हो जाते हैं? जैसे ही कोई चाइलोमाइक्रोन किसी टारगेट सेल को टच करता है। चाइलोमाइक्रोन ब्लड में है, ब्लड सेल को टच करेगा, सेल को टच करते ही लाइपेज ऑन हो जाएंगे। लाइपेज के ऑन होते ही जो इसमें भरा हुआ था टैग, उस टैग में से फैटी एसिड फ्री हो गए, ठीक है। अब ये जो फ्री हुए हैं तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है, सेल ने पहले से काम किया होगा, मसल है तो रेगुलरली काम करती है, मसल रेस्ट में भी फैट कोई खाती है, तो मसल के पास फैटी एसिड नहीं है, तो मसल्स के पास फैटी एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कम है, और अभी अभी बाहर ये टैग टूटा है तो फैटी एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो इस कांटेक्ट वाली जगह के ऊपर मेम्ब्रेन से बाहर फैटी एसिड ज्यादा है, अंदर कम है, तो ये फैटी एसिड अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से अंदर चले जाते हैं। दिस इज कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन कुछ नहीं होता, या तो डिफ्यूजन ही होता है, या है ना, पैसिव कुछ नहीं होता। पैसिव का मतलब जिसमें एनर्जी नहीं लगती उसको पैसिव बोलते हो, जिसमें एनर्जी लगती है उसको एक्टिव बोलते हो। तो सिंपली ये है कि सेल की सतह के ऊपर ये टूटे तो वहां कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सेल के अंदर कम है तो वो हायर से लोअर की तरफ, यानी कि बाहर से सेल के अंदर अपने आप ही चले जाएंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा, टूटे। अगर ये वही है टारगेट तो इसके लाइपेज ऑन हो गए, लाइपेज ऑन होते ही ये फैटी एसिड फ्री, और सेल ने उनको सोख लिया, है ना, ऐसा कि सेल ने उनको सोख लिया, ठीक है। और फिर बात आती है कि ये सेल कौन सी है। अगर मसल सेल है तो ये एटीपी बना देगी इससे, है ना, तो इसको करना पड़ेगा बीटा ऑक्सीडेशन। अगर ये एडिपोज टिश्यू की सेल है ना, तो वो इसको स्टोर कर लेगी, तो वापस से ग्लिसरॉल के साथ में इनको जोड़ करके वापस से टैग बन जाएगा। तो डिपेंड करता है कि कौन सी सेल एज ए टारगेट बिहेव कर रही है, तो वो उसमें से टैग को काम में ले लेगी। टैग काम में कैसे आता है? टैग डिफ्यूजन से अंदर आता है। डिफ्यूजन से कब आता है? जब पहले लाइपेज उसके फैटी एसिड को तोड़ देते हैं, ठीक है। तो अभी जब हम यहाँ पे पहुंचे तो हमारे चाइलोमाइक्रोन में से टैग तो टूट गया, है ना, ये था आपके पास, आपने चाइलोमाइक्रोन लिया था, उसमें दो चीजें थी, एक तो था टैग और एक था कोलेस्ट्रॉल। तो टैग तो आपने तोड़ दिया, है ना, टैग तो टूट गया, और टूटने के बाद में सेल ने उसको एब्जॉर्ब भी कर लिया। अब केवल कोलेस्ट्रॉल बचा हुआ है। प्रोटीन, प्रोटीन तो वो कवर है, उसके पास तो पहले से ही था, अब भी कवर है, अंदर का एक मटेरियल डिलीवर हो गया, टैग जो था टैग डिलीवर हो गया। कैसे डिलीवर हुआ? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू डिलीवर हुआ। अब बचा हुआ जो चाइलोमाइक्रोन है उसको बोलते हैं चाइलोमाइक्रोन रेमनेंट, रेमनेंट अवशेष को बोलते हैं, बचा हुआ हिस्सा होता है उसको अपन रेमनेंट बोलते हैं। तो अब इसमें केवल कोलेस्ट्रॉल है,
ओनली कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि इसका टैग तो टूट गया और वो तो एडिपोस ने या स्केलेटन वालों ने सोख लिया। अब ये हमारा चाइलोमाइक्रोन था, उसमें दो की बजाय एक ही चीज है, दिस इज चाइलोमाइक्रोन रेमनेंट। अब चाइलोमाइक्रोन रेमनेंट फिर ब्लड के अंदर पड़े रहेंगे, क्योंकि टैग टूटे वो तो निकल गए और ये श्रिंक हो गया। के हिसाब से क्या हुआ कि पहले इसमें सामान ज्यादा था, अब एक सामान निकल गया, तो अब इसके अंदर सामान केवल कोलेस्ट्रॉल बचा है और इसका स्ट्रक्चर पहले से छोटा हो गया, तो श्रिंक हो गया, आप उसको बोल रहे हो रेमनेंट। ठीक है, तो देने वाला उसको दे के आ गया और अब बचा हुआ जो है उसका नाम रेमनेंट है। अब ये जाता है लीवर के पास, ये कोलेस्ट्रॉल को लीवर के पास जाना है और लीवर कोलेस्ट्रॉल को एक खास मैकेनिज्म से उठाता है, उसको बोलते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, ये लीवर जब उसको उठाएगा तो एक खास मैकेनिज्म काम करते हैं, दिस इज कॉल्ड रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। और जब हम सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे यूनिट नंबर सेकंड, तो उसमें हम ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं, वेसाइकल का बनना, तो पूरा का पूरा एक टॉपिक है। ठीक है, अगर हम बेसिकली बात करें कि ये सब क्या है या रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस क्या होती है, ठीक है, तो ओवरव्यू में तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे लीवर की सेल है, लीवर की सेल के बाहर कौन आया हुआ है, चाइलोमाइक्रोन रेमनेंट आया हुआ है। ठीक है, वो चाइलोमाइक्रोन रेमनेंट को उठाएगा। ठीक है, क्यों उठाएगा, क्योंकि उसको चाइलोमाइक्रोन रेमनेंट के अंदर का जो कोलेस्ट्रॉल है वो चाहिए और कोलेस्ट्रॉल को वो काम में लेगा। ठीक है, तो मेम्ब्रेन से उठाएगा। जब कोई भी सेल अपनी सतह से चीजों को उठाती है और सॉलिड चीजों को उठाती है, तो दिस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। और फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस दैट आर द टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस। ये सेल बाहर से अंदर लेती है एंडोसाइटोसिस, अंदर से बाहर छोड़ती है एक्टोसाइटोसिस या सीक्रेशन। तो हमारी सेल को कोलेस्ट्रॉल को अंदर लेना है, राइट, और अंदर लेने का काम मेम्ब्रेन को करना है ना। यहाँ की मेम्ब्रेन करेगी कि मेम्ब्रेन का काम होता है कि मेम्ब्रेन बाउंड्री भी बनाती है, मेम्ब्रेन आने देना जाने देना ऐसे काम भी करती है, मेम्ब्रेन किसी दूसरे को टच करके उसको पता लगाना ऐसे काम भी करती है, मेम्ब्रेन किसी को जुड़ने देना ऐसे काम भी करती है। तो मेम्ब्रेन के डाइवर्स फंक्शंस होते हैं। तो मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं कुछ, तो मेम्ब्रेन आपने दिखा दी, ये आपने लीवर सेल की मेम्ब्रेन दिखा दी, और मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स लगे रहते हैं। रिसेप्टर्स मेम्ब्रेन में लगी हुई इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं। जब भी आप रिसेप्टर की बात करते हो तो रिसेप्टर ऐसे प्रोटीन होते हैं जो मेम्ब्रेन के अंदर धसे हुए होते हैं। उनका एक हिस्सा मेम्ब्रेन से बाहर होता है, वो एक्सोप्लाज्मिक डोमेन कहलाता है। एक हिस्सा मेम्ब्रेन के अंदर होता है, वो साइटोप्लाज्मिक डोमेन कहलाता है। तो कोई भी रिसेप्टर है ना, रिसेप्टर का मतलब ऐसे है कि जैसे आपके दरवाजे के ऊपर घंटी लगी है ना, तो उसका बटन तो बाहर होता है, बाहर से कोई आता है तो बटन तो बाहर दबाता है और उसकी आवाज अंदर आती है ना। तो वो काम तभी होता है कि बाहर कौन आया है उसका पता अंदर तभी चलता है जब उसका कनेक्शन अंदर से हो। तो सेल के बाहर कौन आया है उसका पता सेल के अंदर तब चलता है जब उसका एक सिस्टम अंदर तक गया हुआ हो, राइट। और फिर दूसरा ये कि रिसेप्टर अपने किसी लिगैंड के लिए होते हैं ना, कि जैसे एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट को ही पहचानता है, वैसे एक रिसेप्टर अपने ही लिगैंड को बाइंड होने देता है। जैसे एक एंटीजन एंटीबॉडी की स्पेसिफिक बाइंडिंग होती है, वैसे रिसेप्टर और लिगैंड के बीच में भी विशिष्टता होती है कि हर कोई लिगैंड हर किसी रिसेप्टर के ऊपर नहीं जुड़ सकता, राइट। तो रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक फॉर देयर एक्स्ट्रा सेलुलर लिगैंड। तो मान लो कि ये आपका है चाइलोमाइक्रोन रेमनेंट, चाइलोमाइक्रोन रेमनेंट रिसेप्टर के ऊपर आकर के जुड़ेगा, नहीं तो प्रौढ़ शिक्षा वाला सा निशान हो गया, इनके ऊपर आकर के जुड़ेगा। अब जुड़ने का मतलब ये है कि ये तो आपने देखा है कि ये आपका रिसेप्टर है और ये आपने इसके ऊपर लिगैंड को जोड़ दिया, ओके। और बीच में यहाँ पे मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन आप दिखा सकते हैं, ये मेम्ब्रेन का पार्ट है।
तो रिसेप्टर और लिगेंड जब आपस में जुड़ते हैं तो रिसेप्टर भी प्रोटीन है और लिगेंड भी कोई ना कोई केमिकल है। और हमारे पास जो चाइलोमाइक्रोन रेमिनेंट है उसमें तो वो तो लिपोप्रोटीन है ना, तो उसमें तो कवरिंग है, तो वहां भी प्रोटीन है। तो ये एक्चुअल में क्या है, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन है। प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन की एक प्रोटीन दूसरी प्रोटीन को टच कर रही है। ठीक है, आप तो इससे भी ज्यादा समझदार हो, आपको तो पता है कि एक एटम भी दूसरे एटम को टच कर सकता है। प्रोटीन तो बहुत बड़ी चीज होती है, प्रोटीन के अंदर तो अमीनो एसिड्स होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर में कितने एटम्स होते हैं। यहाँ तो एक एटम दूसरे एटम को टच करता है तो भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहर के, जो क्लाउड की स्थिति है उसमें फर्क पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि बायोकेमिस्ट्री आपको ये समझाती है कि अगर कोई किसी के पास भी जाता है तो फर्क पड़ता है, और कोई किसी को टच कर ले तो बहुत फर्क पड़ता है। और अगर यहाँ पे आपने रिसेप्टर के ऊपर लिगेंड को टच कराया तो इसको फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोटीन है। प्रोटीन की स्ट्रक्चर, प्रोटीन की स्टेबिलिटी वो एनर्जी पे डिपेंड करती है, और किसी को नियर अप्रोच करना है, किसी के साथ बाइंड करना है, इसका मतलब अपनी एनर्जी को उसकी एनर्जी के साथ में ऐड करना होता है। तो इसका मैसेज जाएगा, और इसका मैसेज है कि जुड़ने का मैसेज इससे होकर के अंदर तक जाएगा, है ना। जैसे आपके पास कोई लाइट का वायर हो और आप उसमें कहीं से करंट जोड़ दें तो दूसरे किनारे तक जाएगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। वैसे ये है कि आपने एनर्जी, है ना, आपको एनर्जी, है ना, दे दी तो आपको एनर्जी पूरी बॉडी में ट्रैवल करेगी। वैसे ये कन्फर्मेशन एनर्जी है ना। तो यहाँ तक ये मैसेज जाएगा अंदर तक। तो बाहर कौन जुड़ा है उसका मैसेज अंदर तक पहुंच गया, साइटोप्लाज्मिक डोमेन तक पहुंच गया। फिर इसको समझने वाले होते हैं, वो उसको समझते हैं, और वो होते हैं क्लैथ्रिन। क्लैथ्रिन खास प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो कि कॉट बनाने वाले प्रोटीन होते हैं, तो अपन कॉट फॉर्मिंग प्रोटीन्स बोलते हैं। कॉट फॉर्मिंग प्रोटीन के बाहर कोई आया है तो उसको अंदर लेने के लिए, अंदर मैसेज तो चला गया कि बाहर कोई आया है, और अब अंदर से तैयारी चालू हो जाती है, और क्लैथ्रिन है वो यहाँ पे कोट बना देते हैं। क्लैथ्रिन एंड एपी कोटिंग, है ना। तो ये कोटिंग बनती है, और कोटिंग कोटिंग का मतलब पहले तो ये मॉलिक्यूल इनके साइटोप्लाज्मिक डोमेन से इंटरेक्ट करेंगे, फिर ये एटीपी को यूज करके कर्वेचर को जो होता है ना, ये मेम्ब्रेन आपकी ऐसे मुड़ गई है, कर्वेचर, तो ये कॉट बनना चालू रहेगा, और कॉट फॉर्मिंग प्रोटीन यहाँ पे पॉलीमराइज हो रही है, एक एक जुड़ जुड़ के ये कर्वेचर बना रहे हैं 3 डायमेंशनल। और फाइनली बाद में ये कर्वेचर और आगे बढ़ेगा और ये वेसाइकल के रूप में पिंच ऑफ हो जाएगा। तो मेम्ब्रेन से आपके रिसेप्टर लगे हुए हैं, और रिसेप्टर लगे लगे इन्होंने लिगेंड को भी पकड़ रखा है, और ये वेसाइकल की फॉर्मेशन हो गई। तो जब भी सेल बाहर से किसी चीज को उठाती है तो एक वेसाइकल मेम्ब्रेन से कट ऑफ होकर के अंदर आती है, इसमें एंडोसाइटिक वेसाइकल। जब बाहर से अंदर ले रहे हो तो दिस इज एंडोसाइटिक वेसाइकल फॉर्मेशन होगी। वेसाइकल ऐसे ही नहीं बनती, वेसाइकल कोट से बनती है, कोट ऐसे ही नहीं आता, साइटोप्लाज्मिक डोमेन के पास मैसेज आए तो आता है, वरना नहीं आता। जब बाहर कोई आया ही नहीं तो काहे को कोट बनाना है, जब बाहर किसी को पकड़ा ही नहीं है तो इतना मेहनत क्यों करना है। कोट बनाने में एनर्जी लगती है, पॉलीमराइजेशन होता है, पॉलीमराइजेशन बिना एनर्जी के किसी का नहीं होता। ठीक है, तो अगर बाहर कोई सुटेबल लिगेंड को पकड़ा गया है तो फिर अंदर एक खास प्रकार के कोट बनाने वाले आएंगे और वेसाइकल बननी चालू होती है। अब वेसाइकल बनने के बाद में फिर उसका रूट है कि अगर मेम्ब्रेन से कोई चीज अंदर आ रही है तो वो कहाँ जाती है, वो या तो एंडोसोम को जाती है, लाइसोसोम को जाती है। सेल बाहर से कोई चीज उठाती है उसको तोड़ती है। मेम्ब्रेन अगर बाहर से कुछ भी उठाती है तो अंदर आने के बाद में वो कहाँ जाती है, वो जाएगी एंडोसोम को, या एंडोसोम को ही बोल देते हो आप लेट एंडोसोम, या लेट एंडोसोम को ही आप बोल देते हो लाइसोसोम। तो सेल कभी भी बाहर से जो आता है उसको वैसा का वैसा कभी काम में नहीं लेती, उसको वो अपने सिस्टम के अंदर ले जाकर के पहले तोड़ती है, उसका मॉडिफिकेशन करती है, उसके बाद में काम आता है।
तो इसने कोलेस्ट्रॉल तो उठाया ही नहीं है, इसने तो चाइलोमाइक्रोन रेमनेंट उठाया है। तो इसमें तो कवरिंग भी है, वो कवरिंग वगैरह तोड़ी जाएगी, तो प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम्स यहाँ पे हैं, क्योंकि एंडोसोम, लेट एंडोसोम, लाइसोसोम, ये सारे एसिडिक एनवायरनमेंट है सेल के, इन सब में पीएच वो काफी लो होती है, यहाँ पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, तो इनको तोड़ेंगे तो प्रोटीन का कवर टूटेगा, तो फिर कोलेस्ट्रॉल रिलीज होगा और फिर लीवर को कोलेस्ट्रॉल मिल जाएगा। तो टैग का डिफ्यूजन हो गया था, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं आया था, है ना। टैग तो सिंपल डिफ्यूजन से आ गया था, लेकिन चाइलोमाइक्रोन रेमनेंट है, वो लीवर उठाता है, एंड लीवर एक खास मैकेनिज्म है, रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, उससे पिक करता है। ठीक है, तो ये तो रहा कि अगर आपने डाइट के अंदर लिपिड्स लिए हैं, उसमें अगर टैग्स एंड कोलेस्ट्रॉल हैं, तो दे विल बी ट्रांसपोर्ट बाय मींस ऑफ चाइलोमाइक्रोन। इनिशियली चाइलोमाइक्रोन के अंदर टैग भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, तो पहले कोलेस्ट्रॉल सॉरी टैग्स हैं, दे डिलीवर, वो डिलीवर होंगे। वो हो सकता है कि आपके मसल सेल है, हो सकता है कि वो आपके एडिपोस है, बट जब भी आप वहां को डिलीवर कराएंगे तो आपको एक रोल लेना है, और वो रोल लेना है मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम का, कि वो जब तक काम नहीं करेंगे तब तक आपके टैग्स टूटेंगे नहीं, और जब तक टैग टूटेंगे नहीं तब तक सेल उनको उठा नहीं सकते। अगर सेल ने एक बार इसमें से टैग्स को निकाल लिया, देन इट इज ओनली द कोलेस्ट्रॉल रिच चाइलोमाइक्रोन, दे आर कॉल्ड remnants, then they will be picked up by receptor mediated endocytosis at liver cell surface। ठीक है, तो ये तो कहानी हो गई चाइलोमाइक्रोन की। चाइलोमाइक्रोन है वो डाइटरी एक्सोजेनस टैग्स एंड कोलेस्ट्रॉल को एडिपोस, मसल्स और लीवर सेल्स को ट्रांसपोर्ट कराता है। ठीक है, देखो जो चाइलोमाइक्रोन है उसकी सरफेस के ऊपर जो प्रोटीन है, उसमें से एक प्रोटीन का नाम है एपोसी सेकंड। चाइलोमाइक्रोन के सरफेस के ऊपर या सभी लिपोप्रोटीन की सरफेस पे प्रोटीन होते हैं, उसमें से एक है सी सेकंड। ये चाइलोमाइक्रोन के ऊपर प्रेजेंट है, और ये काम करती है, एक्चुअल में एक्टिवेट कर देती है लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम को। तो लिपोप्रोटीन लाइपेज तभी ऑन होगा जब कोई चाइलोमाइक्रोन होगा, क्योंकि एपोसी सेकंड उसी में होगा जो चाइलोमाइक्रोन है। तो जब तक चाइलोमाइक्रोन नहीं आए तब तक आप लाइपेज को ऑन नहीं कर सकते। अगर लाइपेज ऑन हो गया तो वो चाइलोमाइक्रोन नहीं किया है, और अगर चाइलोमाइक्रोन आया हुआ है तो फिर लाइपेज को काम करना ही है, और टैग्स टूट जाते हैं। ठीक है, वो सारी बातें आ गई कि आप बाद में इसको पैसिव डिफ्यूजन से भेज देते हो। बीटा ऑक्सीडेशन है, स्टोरेज है, मसल्स इसको एनर्जी के लिए काम में लेंगी, मसल्स और एटीपी, एंड अगर आप उसको दोबारा से ग्लिसरॉल के साथ में रीएस्टरिफाइड कर दोगे तो दोबारा से टैग्स बन जाएंगे। तो ऐसे काम एडिपोस करता है, ऐसे काम एडिपोस करेगा। ठीक है, ये तो हालांकि आप बाद में जब यूनिट सेकंड पढ़ोगे तो उसमें क्लैथरिन कोटिंग, क्लैथरिन के टाइप्स टेल से आने तो आप समझ जाओगे। अभी तो आपको लग रहा होगा कि ये कहाँ से आ गया रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, है ना। बाद में तो यही आएगा, है ना, सप्ताह भर तक यही आएगा, कुछ बचेगा ही नहीं इसमें। ठीक है, इसके बाद में अपन नेक्स्ट इसमें आते हैं, और अभी अपन डिस्कस करेंगे कि जो वेरी लो डेंसिटी लिपिड है वीएलडीएल, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपिड आईडीएल, और लो डेंसिटी लिपिड एलडीएल, ये सब क्या है, और इनके ट्रांसपोर्ट से आपको कौन से पॉइंट्स हैं वो ऐड करके क्लियर करने हैं। ये जो फॉर्म्स है ये आपको कब काम आ रहे हैं, जब आप एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हो, जिसमें कि आपके टैग्स भी हो सकते हैं। सीई का मतलब है कोलेस्ट्रॉल एस्टर, कोलेस्ट्रॉल एस्टर, या इसमें हो सकता है फॉस्फोलिपिड्स, पीएल का मतलब फॉस्फोलिपिड्स। तो इनके अंदर आपके टैग्स हैं, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स हैं या फॉस्फोलिपिड्स हैं, ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं बॉडी के अंदर। इनको बनाने के हिसाब से जो मेन साइट होती है वो लीवर ही होती है।
ठीक है, हालांकि बनते तो एडिपोस में भी है, लेकिन एडिपोस से फिर कहाँ जाएगा, एडिपोस तो खुद ही स्टोर होता है भाई, एडिपोस में तो फैट स्टोर होता है, वहां से निकल के नहीं जाता। ठीक है, तो लीवर से टिश्यूज को जाना, जैसे लीवर से एडिपोस को जाए, लीवर से मसल्स को जाए, तो दिस इज एंडोजिनस ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट के हिसाब से आपको क्लियर होना चाहिए कि चाइलोमाइक्रोन एक्सोजिनस के लिए हैं, ये लोग एंडोजिनस के लिए हैं। ठीक है, अगर आप वीएलडीएल को देखेंगे तो ये टिश्यूज को जाएगा लीवर से, और यहाँ पर भी लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम्स है वो काम करेंगे, और जैसे आपने चाइलोमाइक्रोन के टैग्स को डिफ्यूज करके भेजा था, वैसे ही जो टैग्स हैं वो रिलीज होंगे। अगर टैग्स आपने इसमें से निकाल दिए तो ये बन जाएंगे वीएलडीएल के रेमनेंट, जैसे चाइलोमाइक्रोन के बने थे, वीएलडीएल के रेमनेंट है, वो भी ब्लड में रहेंगे, और फिर वो ट्रांसपोर्ट होते हैं एज आईडीएल, और फाइनली वो कन्वर्ट हो जाते हैं एलडीएल के अंदर। तो लीवर से निकला हुआ मटेरियल पहले वीएलडीएल होता है, फिर आईडीएल में कन्वर्ट होता है, और फिर वो एलडीएल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है वीएलडीएल टू एलडीएल, है ना, ये एक छोटा सा मेन पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है कि जब वीएलडीएल से एलडीएल बनता है तो उस समय एक प्रोसेस होती है, और वो प्रोसेस क्या है कि कोलेस्ट्रॉल है वो कन्वर्ट होता है कोलेस्ट्रॉल एस्टर में। कोलेस्ट्रॉल के ऊपर एस्टर जोड़ दिया जाता है तो उससे बन जाएगा कोलेस्ट्रॉल एस्टर, और कोलेस्ट्रॉल एस्टर बनाने की जिम्मेदारी एक खास एंजाइम की होती है, उसको अपन बोलते हैं एलसेट। ठीक है ना, सीएसआर ने अपने क्वेश्चन में पूछा है, आपको पता होना चाहिए कि एलसेट क्या होता है। एलसेट का पूरा नाम है लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसिल ट्रांसफरेज। ठीक है, आपने कोलेस्ट्रॉल को कोलेस्ट्रॉल एस्टर में कन्वर्ट किया, यानी कि एस्टर बॉन्ड बनाया। एस्टर बॉन्ड किसके साथ बनता है, चैन के साथ बनता है, एसिल चैन के साथ बनता है। तो एसिल चैन ट्रांसफर की है इसने, कहां से की है, लेसिथिन से कोलेस्ट्रॉल को की है। तो लेसिथिन मेम्ब्रेन लिपिड्स के अंदर लेसिथिन ये सारे आपने लिए थे, उसी की एक चैन को कोलेस्ट्रॉल के ऊपर ट्रांसफर करेगा, एंजाइम का नाम है एलसेट। ठीक है, तो मेनली जो C2 पोजीशन का जो फैटी एसिड होता है, लेसिथिन का C2 पोजीशन का फैटी एसिड है वो ट्रांसफर होता है। और अगर आप लेसिथिन का अगर C2 खाली कर दोगे, C2 वैकेंट, तो ये हो जाएगा लाइसोलेसिथिन ना, C2 खाली होने पे आप लाइसो बोलते हो, दिस इज लाइसोलेसिथिन। ठीक है, तो एंजाइम का यही काम है कि कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट कर देता है कोलेस्ट्रॉल एस्टर में, और फॉस्फेटिल कोलिन जिसको कि अपन लेसिथिन बोलते हैं, उसके C2 पोजीशन के ऊपर जो चैन है उसको कोलेस्ट्रॉल पे ट्रांसफर कर दिया। तो एलसेट यहाँ काम करता है कि कोलेस्ट्रॉल एस्टेरिफाइड बाय ट्रांसफरिंग द फैटी एसिड चैन फ्रॉम लेसिथिन C2 पोजीशन, और ये कन्वर्ट हो जाएगा लाइसो फॉस्फेटिल कोलिन, या आप इसको लाइसोलेसिथिन भी बोल सकते हो, क्योंकि फॉस्फेटिल कोलिन का नाम लेसिथिन होता है, इसलिए आप इसको लाइसोलेसिथिन भी बोल सकते हो या लाइसो फॉस्फेटिल कोलिन भी बोल सकते हो। तो एलसेट है ना, कभी सुना ही नहीं हो तो एलसेट ही होगा। फिर अगर सुना है तो पता है कि लाइसिन कोलेस्ट्रॉल एसिड ट्रांसफरेज एलसेट, कितना शानदार नाम है इसका एलसेट, मतलब अच्छा सा नाम है ना एलसेट। क्वेश्चन आता है 2 नंबर का तब तो और भी अच्छा लगेगा कि एलसेट, अच्छी बात है क्वेश्चन में आ गया। ठीक है, इसके बाद में आपको थोड़ा सा इसमें और ऐड कर देना है कि मेनली मोस्ट कॉमनली है ना, मोस्ट कॉमनली लिनोलेनिक एसिड इज ट्रांसपोर्टेड, हेंस लिनोलिन कोलेस्ट्रॉल इज फॉर्म। तो जो फैटी एसिड ट्रांसपोर्ट होता है वो लिनोलेनिक एसिड होता है मेनली, नॉट ऑलवेज, मेनली। तो उसका कोई ज्यादा इश्यू नहीं है, एंजाइम के नाम का इश्यू है, और क्वेश्चन एंजाइम के नाम का रहता है क्योंकि एंजाइम स्पेशल है। और फिर थोड़ा सा आप लाइसो को जरूर ध्यान में दें कि लाइसो वाली चीजें आपको अलग से क्वेश्चंस में मिल जाती है। ठीक है, डायग्रामेटिकली आप इन चीजों को समझ सकते हैं, आप कोई इश्यू नहीं है, आप जान गए कि लीवर के अंदर जो बनेगा दैट इज द एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड VLDL है ना, ये एंडोजिनसली बना है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड VLDL। देन आप इनको लिपोप्रोटीन लाइपेज के थ्रू सेल, इसमें से
जो टैग्स हैं उनको पिकअप कर लेगी। देन आइडियल है, देन एलडीएल है, यहाँ पे आप एलसेट का रोल लेते हैं। एंड फाइनली जो टारगेट सेल्स हैं वो एलडीएल, जो टारगेट सेल जिनको कि कोलेस्ट्रॉल उठाना है या फोस्फोलिपिड उठाने हैं, वो फिर रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस करते हैं। ये वैसा ही है जैसे आपने चाइलोमाइक्रोन के रेमनेंट को लीवर की सेल से उठवाया था। ठीक है, तो चाइलोमाइक्रोन रेमनेंट के रिसेप्टर अलग होते हैं, एलडीएल के रिसेप्टर अलग होते हैं, यानी कि सबके अपने अपने रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, ये आपका मैटर आ जाता है कि रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस ऑफ लो डेंसिटी लिपिड, यानी कि फाइनली एलडीएल को सेल रिसेप्टर से उठाती है। तो एलडीएल के जो रिसेप्टर्स हैं उसके 5 हिस्से होते हैं, 5 डोमेन्स। किसी भी प्रोटीन के जो फंक्शनल हिस्से होते हैं उसको आप डोमेन बोलते हो, है ना। तो एक तो इसका सिस्टीन रिच डोमेन है जिसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड ज्यादा होते हैं। सिस्टीन सिस्टीन साइड चेन में सल्फ हाइड्रिल ग्रुप होता है एसिड, और सिस्टीन अगर ज्यादा होंगे तो सिस्टीन सिस्टीन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। और बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से और आपकी जो एग्जाम की प्रिपरेशन उसके हिसाब से आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि डाइसल्फाइड बॉन्ड एक कोवलेंट बॉन्ड होता है। प्रोटीन के अंदर दो प्रकार के कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, एक तो होता है पेप्टाइड बॉन्ड, वो तो दो अमीनो एसिड के बीच में होता है ये। एक होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड चैन के अंदर जो सिस्टीन है और दूसरा सिस्टीन है उसके बीच में होता है। तो कोवलेंट बॉन्ड मजबूत होते हैं, इसके अलावा प्रोटीन में और कोई बॉन्ड नहीं होता है। प्रोटीन में बाकी फिर वीक इंटरेक्शन होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, वॉन्डर वॉल्स हैं, पाई पाई हो सकते हैं, ये ऑल आर वीक। तो मजबूत इंटरेक्शन के नाम पे केवल एक ही चीज होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो इसके स्ट्रेंथ के लिए काम करता है। और किसी भी प्रोटीन को ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत तब पड़ती है जब उसको काम करना हो मेम्ब्रेन से बाहर। ठीक है, जैसे हमारे बाल हैं, ये हमारी खोपड़ी की जो स्किन है उससे भी बाहर है ना। तो बालों को तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि बालों को कोई पकड़ के खींच भी ले, है ना? बालों से तो छोटे बच्चों को कोई उठा भी ले, धूल धुआं ये आपके बालों को परेशान कर सकते हैं। तो बाहर क्या होगा किसी को नहीं पता, बारिश आई भीग गए, धूप में खड़े हो गर्म हो गए, इन पे बस नहीं चलेगा आपका ना, बाहर की चीजों पे आपका बस नहीं चलता। आपका बस चलता है अंदर। अंदर आपका पीएच मेंटेन है, अंदर आपका टेम्परेचर मेंटेन है, अंदर सारा सिस्टम होम्योस्टैसिस के अंदर है। बाहर चीजें आपके बस में नहीं होती। तो बॉडी से बाहर जो भी होता है उसको बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है ना, जैसे कि गेंडे का सींग। गेंडे की सींग से मजबूत दुनिया में कोई चीज नहीं है। तो उसके अंदर और आपके बाल के अंदर समानता है कि वो भी मजबूत से मजबूत चीज है गेंडे की, और ये आपकी मजबूत से मजबूत चीज है। इतने ही पतला एक धातु का अगर तार हो तो उससे कई गुना ज्यादा आपके बाल में ताकत है। तो दिस स्ट्रेंथ इज प्रोवाइडेड बाय सिस्टम एंड बाय मीन्स ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्डिंग। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड हमें तब चाहिए जब हम एक्सटीरियर की बात करते हो या मेम्ब्रेन से बाहर की बात करते हो। ठीक है, तो मेम्ब्रेन से बाहर का जो हिस्सा होता है लिगेंड वहीं से जुड़ेगा। लिगेंड तो बाहर की साइड में होते हैं और मेम्ब्रेन से बाहर की साइड में ही हमें स्ट्रेंथ के लिए ये चीज चाहिए होती है। तो लिगेंड बाइंडिंग डोमेन सिस्टीन रिच होता है ना। जैसे आप लोग एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के डायग्राम बनाए आपने बहुत सारे, है ना, बीएससी में भी बनाया, एमएससी में बनाया, एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर उसमें हैवी चेन लाइट चेन फिर उनके बीच में ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे है ना? ऐसे जिग जैग सी लाइन दिखाते हो, फिर उसमें लिखते हो डाइसल्फाइड बॉन्ड। याद आ गया? हाँ ठीक है।
इसके अलावा इसका एक पार्ट वो है जो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर प्रोटीन के जैसा है, होमोलॉगी। दो नाम आते हैं, एक आता है होमोलॉगी, एक आता है एनालॉगी। होमोलॉगी का मतलब होता है अंदर से एक जैसा, तो प्रोटीन का अंदर से मतलब अमीनो एसिड सीक्वेंस, और डीएनए का बोलेंगे तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, है ना। अगर आप किसी ऑर्गन की बात करेंगे तो स्केलेटन सिस्टम आ जाएगा। तो जिस चीज से बना है, प्रोटीन है तो अमीनो एसिड से बना है, तो अमीनो एसिड सीक्वेंसेस उसके जैसे होते हैं। एक होता है इसका ओ लिंक्ड कार्बोहाइड्रेट चेन, जो इसके स्टॉक की तरह काम करता है। एक इसका ट्रांस मेम्ब्रेन पार्ट है जो कि मेम्ब्रेन के अंदर लगने का काम करता है। और एक इसका छोटा सा हिस्सा है जो कि मेम्ब्रेन को पार करके साइटोप्लाज्म की साइड में जाता है, तो वो फिर जो कोट बनाने वाले हैं उनसे बात करेगा, यानी कि क्लैम्पिंग कोटिंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो ऐसे मान सकते हो कि आपकी सिलेबस में या जीवों की बॉडी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो बिना काम होता है। जो भी है उसका कोई ना कोई फंक्शन वहां पे उसी प्रकार से होने पे ही आ सकता है, इसलिए चीजें उसी प्रकार से होती हैं। ठीक है। अब इसके बाद में क्या है कि जब आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है तो दिस इज कॉल्ड हाइपर कोलेस्ट्रॉल कंडीशन। दिस इज ए हेल्थ प्रॉब्लम कि हाइपर कोलेस्ट्रॉल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, उसको कंट्रोल करना, दैट इज द रेगुलेशन। तो एलडीएल के रिसेप्टर्स हैं, एलडीएल रिसेप्टर्स अगर उनका सिंथेसिस अगर हम बढ़ाएं, ये एरो गलत है, अगर एलडीएल के रिसेप्टर ज्यादा होंगे तो हम ज्यादा एलडीएल को उठा पाएंगे। एलडीएल के रिसेप्टर जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा एलडीएल उठेगा, जितना ज्यादा एलडीएल पिकअप होगा उतना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल ब्लड में कम हो जाएगा। ठीक है। रेट ऑफ एंडोसाइटोसिस ये आपकी बढ़नी चाहिए। रेट ऑफ एंडोसाइटोसिस जितना ज्यादा पिकअप हो जाएगा, एंडोसाइटोसिस से पिकअप होता है। और एक चीज आती है कि एच एम जी कोएंजाइम ए जो बनता है उसको रोक दो, उसको रोक दो। तो आपको पता है कि जो कोलेस्ट्रॉल की लाइन है वो यहाँ से कनेक्टेड है। कोलेस्ट्रॉल एच एम जी कोएंजाइम ए के बाद में मेवोलोनेट बनता है, फिर वहां से बनता है, तो फिर आपको ड्रग्स लेनी पड़ती हैं, है ना। तो जो फंगल टॉक्सिन्स हैं वो आपने एज ए ड्रग्स ली थी, और वो फिर जो एच एम जी कोएंजाइम ए रिडक्टेज एंजाइम होता है ना, एच एम जी कोएंजाइम ए को मेवोलोनेट में कन्वर्ट करने वाला, उसको ब्लॉक कर देती है। तो मान लीजिए कि आपका रिसेप्टर खराब हो गया, है ना, और रिसेप्टर का लिगेंड बाइंडिंग डोमेन खराब हो गया तो भी एलडीएल पिकअप नहीं होगा। रिसेप्टर का साइटोप्लाज्मिक डोमेन खराब हो गया तो भी पिकअप नहीं होगा, क्योंकि पोर्ट ही नहीं बनेगा तो वेसाइकिल ही नहीं बनेगी। अगर उसका मेम्ब्रेन में लगने वाला हिस्सा खराब हो गया तो वो मेम्ब्रेन में नहीं लगेगा, है ना। तो ऐसा कुछ भी डिफेक्ट, और पूरा रिसेप्टर एक प्रोटीन है, प्रोटीन अपने जीन से बनते हैं ना, जीन से एमआरएनए, है ना, फिर उससे बनेगा प्रोटीन। तो अगर जीन में कोई भी म्यूटेशन हो गया तो एलडीएल के रिसेप्टर खराब, और एलडीएल के रिसेप्टर खराब हो गए तो फिर उनको दिक्कत आएगी, क्योंकि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा, हाइपर कोलेस्ट्रॉल कंडीशन। वैसे रिसेप्टर खराब नहीं होते, अगर वो इनड्यूरिटी खराब है या जेनेटिकली प्रॉब्लम है तो रिसेप्टर खराब होते हैं। तो दिस इज द मॉडल। रैबिट है, और रैबिट जेनेटिकली मॉडिफाइड है कि उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होता है। तो अगर आपको किसी ड्रग्स का ट्रायल करना है, अगर हमें ड्रग्स का ट्रायल करना है तो हम इंसान पे ट्रायल नहीं कर सकते। ठीक है ना, हम इंसानों के ऊपर, है ना, ट्रायल नहीं कर सकते, वो नॉन एथिकल है, वो गलत है। आप जो कोर्ट में जा सकते हैं लोग, और आपके ऊपर कोई किसी ड्रग का इस्तेमाल करके देखे तो आपके लिए मैं भी जा सकता हूँ कोर्ट पे, कोर्ट का दरवाजा मैं खटखटा सकता हूँ आपके लिए, क्योंकि आपके साथ कुछ हो जाएगा इसका मतलब मानवता के साथ कुछ हो रहा है। वैसा काम मेरे कुछ नहीं लगते, लेकिन हर कोई हर किसी का बहुत कुछ होता है।
तो कोई भी साइंटिस्ट, कितना भी बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हो, कोई भी इंडस्ट्री मैन कितना ही बड़ा बिजनेस क्यों ना करता हो, वो किसी इंसान के ऊपर अपनी दवाइयों का इस्तेमाल करके एज ए टेस्टिंग नहीं कर सकता। और अब तो फिर क्या है कि जो आपके मूक बधिर जो प्राणी हैं उनके ऊपर भी आप नहीं कर सकते, है ना। आप सिलेबस के अंदर भी कॉकरोच को भी नहीं काट सकते आप, है ना, मेंढक को भी नहीं काट सकते आप लोग। तो दिस ऑल आर बैंड कि आप जीवों की हत्या नहीं कर सकते, या आप अपने किसी मकसद के लिए किसी भी जीव को नहीं मार सकते या उसको तड़पा नहीं सकते आप। सोच के देखिए, बेचारे को जन्म से कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, उसको मेडिसिन एक्स, ड्रग वाई, ड्रग जेड, उससे उसको क्या हो रहा है, उसको क्या हो रहा है, कितनी प्रॉब्लम होती है उनको उसको। और वो केवल डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उन पे काम किए जा रहे हैं। दिस इज बैंड। इनिशियल टाइम के अंदर एज ए मॉडल इनको यूज किया जाता है, WHH। इसके बाद में मैटर आते हैं HDL का, हाई डेंसिटी लिपिड। हाई डेंसिटी लिपिड है वो हमारे VLDL, IDL, LDL के अपोजिट काम करता है, अपोजिट टू दैट ऑफ LDL, यानी कि ये ट्रांसपोर्ट करेगा एंडोजिनस लिपिड्स फ्रॉम टिश्यूज टू लीवर। तो हमारी बॉडी के अंदर टिश्यू से लीवर को जाएगा तो जाएगा HDL के फॉर्म के अंदर। अगर इंटेस्टाइन से लीवर को जाएगा तो जाएगा चाइलोमाइक्रोन के फॉर्म के अंदर। लीवर से टिश्यूज को जाएगा तो जाएगा VLDL, IDL, LDL के फॉर्म के अंदर। ये क्या काम करता है, रिमूव करेगा कोलेस्ट्रॉल को फ्रॉम टिश्यूज एंड डिपॉजिट इट इनटू लीवर। और लीवर फिर क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल का बाइल एसिड्स बनाता है, बाइल्स के रूप में इसको रेगुलरली सिक्रेट करता है बाइल डक्ट्स के थ्रू, ना। HDL गेट कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम मेम्ब्रेन्स, क्योंकि हमारी मेम्ब्रेन के अंदर फोस्फोलिपिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, तो कोलेस्ट्रॉल हमारी मेम्ब्रेन का हिस्सा होता है। एंड कन्वर्ट इनटू कोलेस्ट्रॉल एस्टर बाय LSAT। तो अब तो आप LSAT को जानते हो कि LSAT कोलेस्ट्रॉल को कोलेस्ट्रॉल एस्टर में कन्वर्ट कर देता है। ये कुछ मेडिकल साइंस के शब्द हैं। एक तो है आपका एंथेरो स्क्लेरोसिस, है ना। स्क्लेरोसिस जैसे हार्डनिंग हो जाती है, कोई चीज काफी हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है, उसके लिए स्क्लेरोसिस वर्ड यूज होता है। और दिस इज द हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, कि आपकी जो आर्टरीज हैं वो हार्ड हो जाएंगे ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल थिकनिंग। और आर्टरीज के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जमता है उसको अपन बोलते हैं एंथेरोमस। तो जितना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल ब्लड में पड़ा रहेगा वो आर्टरीज की जो दीवार होती है उस दीवार के ऊपर चिपकता रहेगा, चिपकता रहेगा, और वो हार्ड होने लग जाते हैं। तो अंदर जो चिपका है दैट इज एंथेरोमस, और जो हार्डनिंग हो गई दैट इज कॉल्ड एंथेरोस्क्लेरोसिस। ऐसे ही एक चीज हो सकती है आपका मायोकार्डियल इन्फेक्शन, है ना, इसको आप बोलते हैं हृदयाघात, है ना, ये हार्ट अटैक आ जाता है ना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो दिस इज द कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज इन द कोरोनरी आर्टरी, यानी कि हमारे हार्ट को जो सप्लाई जाती है दैट इज कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी, अगर वो ही बंद हो जाएगी तो हार्ट पंप करना बंद कर देता है। तो दिस इज द हार्ट सप्लाई ब्लॉकेज ड्यू टू हाइपर कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड। ऐसे आपके ब्रेन के अंदर ब्लॉकेज होता है, दिस इज द ब्रेन स्ट्रोक, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज होते हैं सेरिब्रल आर्टरीज के अंदर, तो ब्रेन की सप्लाई ब्लॉक हो जाएगी। तो ऐसा होने पे फिर आपको जो पैरालिसिस होता है वो होता है कि आपके बॉडी के जो कुछ पार्ट्स जो अफेक्टेड हैं वो काम करने बंद कर देते हैं। और एक है कि गैंग्रीन हो सकती है आपको, या एम्पिट्यूशंस हो सकते हैं, कि कुछ लोगों में ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है कि दिस इज द कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज इन पेरिफेरल ब्लड वेसल्स। हमारे हाथों की अंगुलियों के पोर और पैरों की अंगुलियों के पोर, ये हमारे हार्ट के सबसे दूर के एरिया होता है ना। और हार्ट से जितनी दूर बॉडी का भाग है वो उतना ही जल्दी ठंडा होता है, क्योंकि जो ब्लड है वो वहीं से पंप होता है हेड से, वो सेंटर में है, ठीक है। तो हमारे जो डिस्टल लिम्स है ना, लिम्स के लास्ट पार्ट्स,
वहां पे अगर कोलेस्ट्रॉल जम जाए तो दिस इज कॉल्ड गैंग्रीन एंड एम्पुटेशंस। कोलेस्ट्रॉल ब्लड के अंदर होता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल एस्टर के फॉर्म में है। HDL, LDL, VLDL, IDL, सब में कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल अगर ब्लड में से उठ जाता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। टिश्यू उठा लें, है ना, या लीवर उठा ले तो कोई इश्यू नहीं है, आप हेल्दी हैं। अगर उठाना बंद हो गया या जितना उठाते हैं उससे ज्यादा बनता है या उससे ज्यादा खाते हो तो फिर दिक्कत आएगी। तो फिर आपके ये प्रॉब्लम्स हैं कि वो कहाँ कहाँ जम रहा है, उसके अकॉर्डिंग हेल्थ इश्यूज है वो देखने पड़ते हैं फिर। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट एक अच्छा सेक्शन है। आपको ये सारा VLDL वाले, है ना, LDL वाले रिसेप्टर मेडिटेड है। हालांकि यूनिट सेकंड में जाएंगे तो हम ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल का रिसेप्टर मेडिटेड एंडोसाइटोसिस हम डिटेल से दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, बट आपको ये चीजें अच्छे से कवर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हेलो, तो वन इज आयोडीन वैल्यू ना, कि आयोडीन वैल्यू क्या होती है। ये वैसे तो क्या है कि जो आपके फैट्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ मैटर है ना, आयोडीन वैल्यू। इसको आप वॉट्स फॉर वैल्यू भी बोलते हो। आजकल क्या है कि CSR के पेपर्स में कुछ क्वेश्चन वो अजीबोगरीब आते हैं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन वो सी पार्ट में डाल देता है। छोटी छोटी बातें जो नॉर्मली वो नहीं पूछता है वो भी पूछ लेता है ना। तो इसलिए अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई चलो ठीक है, आयोडीन वैल्यू एक सब टॉपिक्स है, एक छोटी सी बात अपन को पता तो रहे। क्या होता है आयोडीन वैल्यू ना, कि इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स, कि कितने ग्राम है, नंबर ऑफ ग्राम्स, कि कितने ग्राम आयोडीन आपको चाहिए। आपको चाहिए का मतलब काम में आ जाएंगे ना, एब्जॉर्ब बाई 100 ग्राम ऑफ फैट। तो आपके पास अगर 100 ग्राम फैट हो तो 100 ग्राम फैट कितने ग्राम आयोडीन को अपने साथ जोड़ सकता है, उस ग्राम वैल्यू का नाम होता है आयोडीन नंबर। ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ फैटी एसिड, कि फैटी एसिड में जितने ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे वो उतना ज्यादा आयोडीन को ऐड करता है। तो अगर कोई फैटी एसिड आपने ऐसा लिया जिसमें अनसेचुरेशन हाई है तो उसकी आयोडीन वैल्यू ज्यादा होती है। तो आयोडीन वैल्यू से सेचुरेशन की डिग्री का पता चलता है, राइट, ऐसे। तो डबल बॉन्ड सेचुरेशन अनसेचुरेशन का मतलब डबल बॉन्ड का मामला है, कि डबल बॉन्ड को इंडिकेट करता है ना, कि आप क्वांटिफाई कर सकते हो, मात्रात्मक रूप से पता लगा सकते हो कि इसने कितना सोखा, इसने कितना सोखा, तो उसके आधार पे आप बता सकते हो कि सेचुरेशन में अंतर है। इसके बाद में एक मैटर आप इसमें जोड़ेंगे, ये है लिपिड्स का प्रोक्सीडेशन, और इससे बनते हैं फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन है कि लिपिड की जो चेन्स हैं वो फ्री रेडिकल्स बनाने का काम करती है। ठीक है, आपके पास कोई भी फैटी एसिड आपने ले लिया, इस फैटी एसिड का फ्री रेडिकल अगर आपने, इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए, जैसे ही फ्री रेडिकल बनता है तो उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलते ही ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, और फ्री रेडिकल बाद में दूसरों को भी फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर सकता है। तो फ्री रेडिकल में दो चीज आपको ध्यान में रखने होते हैं, एक तो होता है इनिशिएशन, फ्री रेडिकल बनना चालू हुआ। एक होता है एम्प्लीफिकेशन, एक फ्री रेडिकल ने दूसरे को भी फ्री रेडिकल बना दिया, है ना। और इसको आप प्रोपेगेशन भी बोल सकते हो, कि फ्री रेडिकल से फ्री रेडिकल बनना। और एक होता है चैन टर्मिनेशन, कि दो फ्री रेडिकल मिलकर के वो नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, दिस इज टर्मिनेशन। तो हमारी बॉडी के अंदर जो मेनली ऑक्सीजन है या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ होते हैं वो फ्री रेडिकल बनाने के काम में आते हैं। और लिपिड्स स्पेशल होते हैं। लिपिड स्पेशल इसलिए होते हैं क्योंकि जैसे आपके पास कोई फ्री रेडिकल होगा तो लिपिड की जो चैन्स हैं वो टूट जाते हैं।
और लिपिड का टूटने का मतलब ये है कि मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए हमें इसको थोड़ा सा उस पॉइंट से लेना होता है। वन थिंग इज ऑटो ऑक्सीडेशन। ऑटो ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि अपने आप ही ऑक्सीडेशन हो जाएगा, अपने आप ही रेडिकल्स बनने लग जाएंगे, है ना। तो मेनली अगर हम जो लिपिड्स हैं उसको अपन अगर खुला छोड़ देते हैं ना, या आपके डेली रूटीन में भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कोई ऐसी चिकनी चीज है जो कई दिनों से बंद पड़ी है या कहीं खुली पड़ी है, तो उसके अंदर एक स्मेल सी आने लग जाती है ना। दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। जैसे काफी पुराना हो गया वो फैट, तो उसमें बदबू से आने लग जाती है, दिस इज रेंसिडिटी। वो एक्चुअल में उसका डिटोरियोरेशन है कि वो खराब हो गया है। और क्यों खराब हो गया, क्योंकि वहां पे वो प्रोक्सीडेशन उसका हो गया, ऑटो प्रोक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन के लगातार संपर्क में रहने पे ऐसा होता है। ऑक्सीजन के साथ लगातार संपर्क में रहने पे फिर रेडिकल्स बन सकते हैं और फिर उससे ये डिटोरियोरेशन हो जाता है। अगर ऐसी चीजें अपन खाते हैं या हमारे टिश्यूज में ऐसा हो जाए, तो हमें डैमेजेस, अगर डीएनए डैमेज हो जाएगा तो फिर इससे म्यूटेशंस होंगे। और मोस्टली म्यूटेशंस कार्सिनोजेनिक होते हैं, इसका मतलब उनसे कैंसर होता है। इन्फ्लेमेटरी डिजीज यानी कि सूजन जैसी बीमारियां हैं, एंथेरोस्क्लेरोसिस है, और सबसे बड़ी बात है एजिंग। जितनी ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल बनेंगे उतनी जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। एंड फ्री रेडिकल का कनेक्शन है स्ट्रेस, है ना। और बॉडी से फ्री रेडिकल्स को बाहर करने का काम करते हैं कुछ चीजें, उनको आप बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तो आपको अपने डाइट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स लेने चाहिए। और एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर दो चीजें होती है, ये तो इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन, वो सारी बातें आ गई। एंटीऑक्सीडेंट्स, आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल दो प्रकार के बनते हैं। जैसे आप अभी लिपिड पढ़ रहे हो, तो लिपिड का मामला तो हो गया, और दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल। हमारी बॉडी में दो प्रकार के सिस्टम है, एक पानी वाला सिस्टम, एक जिसको पानी पसंद नहीं करता वो सिस्टम। उसमें आगे आपके लिपिड्स, ठीक है। तो लिपिड्स में भी फ्री रेडिकल बनते हैं और यहाँ पर भी बनते हैं। आपकी बॉडी के फ्री रेडिकल आपको टॉक्सिसिटी देते हैं ना, इससे आपको एजिंग, डैमेजेस, म्यूटेशन, कैंसर, ये सब होते हैं, ठीक है। आपके दुश्मन यही है। जिसमें फ्री रेडिकल नहीं बनता वो लंबा चलता है। इस सिस्टम के जंग लगने जैसा है, सिस्टम खराब हो जाएगा, सिस्टम के पुर्जे खराब हो जाएंगे। रेडिकल्स को डिटॉक्स करने का काम करते हैं विटामिन। तो लिपिड फेज के अंदर विटामिन ई काम करता है। विटामिन ई का दूसरा नाम होता है टोकोफेरॉल। तो अगर आप विटामिन ई ज्यादा खाओगे तो आपके मेम्ब्रेन या लिपिड वाले सारे सिस्टम अपडेट रहेंगे, खराब नहीं होते। तो मेम्ब्रेन जिसकी सही है, विटामिन ई के कैप्सूल विटामिन सिरप, है ना, स्किन सिरप विटामिन ई, वो तो बेवकूफ बनाने का धंधा है भाई। वो तो कॉस्मेटिक बिजनेस है, उसमें तो लोग बेवकूफ बनते हैं। अब बाहर से विटामिन ई को स्किन में डालेंगे तो क्या होता है, कुछ नहीं होता, है ना। बाहर से किसी के ऊपर रोशनी डाल सकते हो, चमक नहीं है, चमक अंदर से आती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें अंदर से चमक आती है, उनके सामने कोई नहीं टिकता। तो पावर तो वो होती है विटामिन ई। एंड विटामिन ई का अ, बढ़िया सा सोर्स क्या है, अगर आपको खूब सारे ऐसे विटामिन ई चाहिए तो क्या खाओगे, हैं। कुमकुम क्या खाएं।
वीट, वेरी गुड, वेरी नाइस, ब्रिलियंट ब्रिलियंट आंसर। वीट, वीट ग्रास, वीट ग्रास। मतलब मुझे तो बहुत ज्यादा हैरानी होती है कि 9 दिन के अंदर आप लोग नवरात्रा करते हो और वो गेहूं के जौ के जो ग्रासेज आप तैयार करते हो ना, तो आप ज्वारे बोलते हो, ठीक है। एंड दे आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। बिल्कुल मरने की स्थिति में भी अगर कोई हो तो वो भी उसको पचा ले, इतना सॉफ्ट होता है वो पचने में, और इतना पावरफुल होता है वो। और फिर अगले ही दिन देखते हैं कि जो चौराहे के ऊपर जो पीपल का पेड़ है, वहां पे सारा टोकोफेरोल फेंक फेंक के। हाँ, जो समझदार लोग हैं वो तो वीट ग्रास, इंडिया में तो पर्सन कम है, बाकी तो लोग घरों में वीट ग्रास उगाते हैं, उसका जूस पीते हैं डेली। और आपको सच में बहुत खतरनाक वाला लाइफ चाहिए तो आप इससे सस्ता कुछ नहीं है ना। और अगर वाटर सोल्यूबल में चाहिए तो इसका सॉल्यूशन है विटामिन सी, यानी कि नींबू, है ना, नींबू पानी। और आपको तनाव हो रहा है, स्ट्रेस है, तो आप नींबू पानी पीजिए, है ना। या कुछ भी नहीं तो पानी पी लीजिए। पानी के अंदर जो है कम से कम वो तो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। पानी को कम पीना आपको बूढ़ा बनाता है, आपको कम पावरफुल बनाता है, आपका दिमाग कम चलने वाला बनाता है। जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना ज्यादा आपको यूरिन के लिए जाना पड़ेगा, उतना ज्यादा आप डिटॉक्स होते हो। और आपको सिर्फ इस बात का डर होता है कि मुझे बार बार यूरिन जाने पे लोग क्या कहेंगे, उसके चलते आप बूढ़े हो जाते हो। एंड इज वेरी कॉमन विथ फीमेल्स, they mostly avoid ghost। हाउ सीरियस, इट लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम। ये है कि आपकी बॉडी के कुछ फंक्शंस हैं वो वैसे होते हैं, आप उनके साथ छेड़खानी करोगे तो दिक्कत होगी आपको, राइट। ठीक है, ये सारी चीजें तो देखो केमिकल्स हैं, है ना। ये ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी इनोसिल, BHA है, BST है, ये तो आप डिब्बा बंद खाना जो लाते हैं उनके ऊपर लिखे आते हैं, इनके अंदर ये डालेंगे, दीज आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। ये प्रिजर्वेटिव होते हैं, चीजों को खराब होने से रोकते हैं। तो आप मार्केट से जो प्रोसेस फूड लाते हो या जो डिब्बा बंद खाद्य सामग्री आती है उसमें ये सारे मिले हुए आते हैं। आप सॉफ्ट ड्रिंक पियोगे उसमें मिले हुए आते हैं, आप कोई सॉलिड चीज खाते हो उसमें मिले हुए आएंगे, आप बिस्किट खाते हो उसमें मिले हुए आएंगे, आप कुछ भी मार्केट से खरीद लीजिए सबके अंदर मिले हुए आते हैं। तो वो चीज जो उसने बनाई है मैन्युफैक्चरर ने, वो लंबे समय तक खराब ना हो इसके लिए उसमें डाल दिया उसने, राइट। बाकी आपके घरों के अंदर भी आपकी चीजें खराब ना हो उसके में आपका एग्जाम्पल आता है पिकल, अचार डालते हो तो उसमें या तो आप ऑयल खूब सारा डालते हो या आप उसमें नमक खूब सारा डालते हो, तो वो फिर माइक्रोब्स को वहां पे ग्रो करने से रोकता है। तो बेटर ये है कि आप अपना ध्यान रखें भाई, है ना। इसमें रागिनी, रागिनी है। देखो कोई बहुत ज्यादा सीरियस काम तो करना नहीं है, और बेवजह अपने आप को इतना स्ट्रिक्ट भी मत बना लेना, ठीक है। जैसा लाइफ चल रहा है वैसा ठीक है, थोड़ा बहुत ध्यान रख लो, उसी से काम हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने से खराब हो जाएगा सारा सिस्टम, है ना। घर वाले सब परेशान हो जाएंगे कि कौन सी पढ़ाई कर रहा है, मेरे पास आएंगे सर क्या पढ़ा दिया इसको, है ना? गलत बात है ना, ठीक है। हाँ, ठीक है। एम्पीपैथिक लिपिड्स सेल्फ ओरिएंट एट ऑयल वाटर इंटरफेस, है ना। तो इसमें एक तो मेम्ब्रेन्स हैं,
मिसेल्स हैं, लिपोसोम्स हैं, इमल्सन्स हैं, ये बनते हैं ना। ओके, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एक तो वर्ड आता है इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब होता है कि दो डिफरेंट प्रकार की चीजें या एनवायरनमेंट या कंडीशन जहाँ पे मिलती है। जैसे आपने कहा कि हमारे पास ये पानी है, इस लाइन के नीचे पानी है और ऊपर हवा है, तो वाटर है और ऊपर एयर है। तो ये हो गया एयर वाटर इंटरफेस, जहाँ पे हवा और पानी आपस में टच करते हैं, दिस इज एयर वाटर इंटरफेस। ठीक है। अब क्या है कि जैसे अपन लिपिड्स पढ़ रहे हैं, फोस्फोलिपिड्स पढ़ रहे हैं, मेजर ध्यान लाइफ के हिसाब से है, मेम्ब्रेन के हिसाब से है, मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग बात करें तो हमारे पास जो फोस्फोलिपिड्स होते हैं, जैसे मान लो ये फोस्फोलिपिड लिया आपने, तो इसमें क्या है कि इसका हेड है वो पानी को पसंद करता है, इसकी टेल पानी को पसंद नहीं करती। तो अगर आपके पास इसका एक ही मॉलिक्यूल है, मान लो आपके पास एक ही मॉलिक्यूल है, अपन इसको इस पे रखें, है ना, चिमटी से पकड़ के रखें, तो ये कैसे रखा जाएगा? चिमटी से पकड़ने जैसा कुछ भी नहीं है, बट आपको महसूस करना है। तो कैसे रखा जाएगा? इसका हेड पानी को पसंद करता है, वो पानी के पास, और जो पानी को पसंद नहीं करता वो पानी से दूर। ठीक है। तो हेड पोलर है, उसमें चार्ज है, फॉस्फेट की वजह से माइनस चार्ज है, तो वो पानी की तरफ आएगा। टेल्स को पानी पसंद नहीं करता, या टेल पानी को पसंद नहीं करती, पानी इनको पसंद नहीं करता, ये पानी को पसंद नहीं करते। है ना? क्वेश्चन तो है ही, क्वेश्चन तो बढ़िया ही है ना, कि टेल्स पानी को पसंद नहीं करती या पानी टेल्स को पसंद नहीं करता। आपके घर में आपकी नहीं चलती या पापा आपके चलने नहीं देते? क्वेश्चन तो वही है, नहीं आंसर तो अलग है इसका। आपके घर में आपकी नहीं चलती, ये आंसर नहीं है। पापा आपके चलने अभी नहीं देते, ये आंसर है। दुनिया जिसकी है चलती उसकी है। आपका घर आपकी दुनिया है, उसमें पापा उस दुनिया के मालिक है या दादा उसके मालिक है, तो उनकी चलती है। वैसे इस दुनिया को बनाने वाला पानी है, तो इसकी चलती है। पानी जैसा चाहे वैसा करेगा, उनके साथ सबके साथ पानी करता है। ठीक है। तो पानी को पसंद नहीं है, तो पानी को पसंद नहीं है तो पानी अपने से दूर रखता है इनको। अगर आपने इसको टेढ़ा भी कर दिया तो ये टेढ़ा टिकेगा नहीं, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है। अगर आपने इसको इसके ऊपर लिटा दिया तो लेट नहीं सकता, ये पानी उसको लेटने देगा नहीं, हाइड्रोफोबिक रिपल्सन लगेगा। तो पानी को पसंद ही नहीं है तो ये पानी की तरफ आ भी नहीं सकता। ठीक है। इसलिए आप इसके पास में दूसरा लगाएंगे तो वो भी ऐसे ही लगेगा, तीसरा लगाएंगे वो भी ऐसे ही लगेगा। अगर आप यहाँ पे लगाएं तो वो भी ऐसे ही लगेगा। ठीक है। और अब आपको ऐसे महसूस करना है कि ये सारी चीज जब आप ऐसे लगाओगे तो ये ऑलमोस्ट कुछ ऐसे लगना चाहिए। क्योंकि पानी जिनको पसंद करता है वो पानी की तरफ रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पानी जिनको पसंद नहीं करता वो पानी से सबसे दूर रहे, ये बड़ी बात है। ठीक है। अगर आप एक इस सीन की बात करते हो और एक इस सीन की बात करते हो तो उसमें अंतर है। यहाँ पे ये पानी से और भी दूर हो गए। तो जो चीजें हाइड्रोफोबिक है दैट शुड बी मैक्सिमम अवे फ्रॉम वाटर।
तो उसको करने के लिए जो मॉलिक्यूल्स हैं वो धीरे धीरे इस प्रकार से गुच्छा बनाएंगे, 3 डायमेंशनल है, फुटबॉल जैसा। और ये जो स्ट्रक्चर बनेगी दैट इज मिसाइल, मिसाइल फॉर्मेशन। अगर आपके पास दोनों साइड इनको बीच में लेना हो तो फिर स्ट्रक्चर अलग बनती है, ये वाला मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर, जिसके दोनों तरफ पानी होता है। अगर एक तरफ हवा होती है तो मिसाइल बनेगा, दोनों तरफ पानी होता है मेम्ब्रेन के तो बाइलेयर बनेगा। तो ये मॉलिक्यूल्स का नेचर है कि मॉलिक्यूल्स एम्फीपैथिक हैं, उनकी वजह से थर्मोडायनेमिक्स लागू हो जाती है, उनकी वजह से मेम्ब्रेन बनते हैं, उनकी वजह से मिसाइल्स बनते हैं, लिपोसोम्स बनते हैं। तो जो भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो सारी की सारी थर्मोडायनेमिकली फोर्स्ड होते हैं, कि उनका जो पावर है वो थर्मोडायनेमिक्स होता है। इसके बाद में एक सेक्शन आता है कि हम लिपिड्स के साथ में एक्सपेरिमेंटल वर्किंग्स है, कि वर्किंग के रिगार्डिंग अपन कुछ चीज़ों को ध्यान दे सकते हैं, कि एक्सपेरिमेंटली कुछ चीज़ें अपन को पता लगे। देखिए जो आपके वाटर सोल्यूबल हैं उसमें तो आपके प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये आ जाते हैं, वो वाटर सोल्यूबल हो सकते हैं। लेकिन लिपिड्स वाटर सोल्यूबल नहीं है। तो लिपिड्स को सेपरेट करने के तरीके ही कुछ अलग होते हैं। लिपिड्स को अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है किसी चीज में से उसको निकाल के बाहर करना, सेपरेट करना। जैसे आप जूस निकाल लेते हो तो एक्सट्रैक्ट, जैसे आपको कोई किसी पौधे का जूस बनाना है तो आप उसको अच्छे से निचोड़ देते हो तो एक्सट्रैक्ट। तो पानी के अंदर तो ये डिजोल्व होते नहीं है, तो हमें यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स काम में लेने पड़ते हैं। ये जो नॉन पोलर चीजें होती है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही डिजोल्व होते हैं। नॉन पोलर, पोलर होता है वो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है। और अगर आप किसी चीज को किसी में घोल सकते हो तो आप उसको निकाल सकते हो उसमें से। अगर कोई चीज किसी में घुलती नहीं है तो आप उसको उसमें से निकाल भी नहीं सकते। ठीक है, जैसे आपके कपड़ों पे चिकनाई का दाग लग गया है और आप उसको पानी से निकालना चाहो तो पानी के अंदर चिकनाई घुलती नहीं है तो वो नहीं निकलेगा, आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक मिक्सिबल मिक्सचर लेना होता है। इसके अंदर एक तो होता है क्लोरोफॉर्म, एक होता है मिथेनॉल और एक होता है वाटर, और ये आपस में मिक्सिबल है। मिक्सिबल का मतलब होता है कि आप इनको मिक्स करेंगे तो एक बार मिक्स हो जाएंगे और फिर इनकी परतें से बन जाएंगी। इनका एक रेशियो लेना होता है, 1 अनुपात के अंदर क्लोरोफॉर्म होता है, 2 अनुपात के अंदर मिथेनॉल होता है और 0.1 रेशियो वाटर का होता है। अगर आपको लिपिड को एक्सट्रैक्ट करना है तो आपको एक सॉल्वेंट लेना पड़ेगा और उस सॉल्वेंट में क्लोरोफॉर्म, मिथेनॉल और वाटर का मिक्सिबल सॉल्यूशन होता है 1:0.8 रेशियो के अंदर। ठीक है, जिस भी टिश्यू से आपको लिपिड निकालना है उस टिश्यू को पहले क्रश करना पड़ता है। क्रश का मतलब होता है जैसे आप मोटार पिस्टल के अंदर पीस देते हो, जैसे क्रशिंग, उसको अपन बोलते हैं होमोजिनाइजेशन, या आपने चीजों को क्रश कर दिया, एक जैसा बना दिया, आइडेंटिटी लॉस्ट, होमोजिनाइज कर दिया। उसके बाद में आप इनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने का एक तो सिंपल तरीका है, वो तो है कि आप सेपरेशन फनल काम में लो। सेपरेशन फनल जो आप केमिस्ट्री के अंदर जानते हैं कि सेपरेशन फनल होता है कि उसमें आप चीजें अलग अलग लेयर्स में हो तो आप उनको परतों को अलग अलग सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो मिथेनॉल और वाटर की जो फेज होती है ये तो इसकी टॉप फेज होती है, और क्लोरोफॉर्म है वो इसकी बॉटम फेज होती है। अगर आपने चीजों को एक साथ लिया है तो पैंदे में कौन आएगा और ऊपर कौन आएगा ये डिपेंड करता है डेंसिटी पे। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो बॉटम में जाता है, डेंसिटी कम वाला ऊपर रह जाता है। ठीक है, लिपिड्स हैं वो क्लोरोफॉर्म वाले के अंदर आ जाते हैं, जबकि जो प्रोटीन्स हैं, शुगर्स हैं, वो वाटर सोल्यूबल फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। तो एक सेपरेशन फनल अपन काम में ले सकते हैं, और सेपरेशन फनल के अंदर अपन देखें तो दिस इज द मेथड
कि आपका सेपरेशन फनल है, आपने कोई टिश्यू लिया, जैसे आपने लीवर लिया, तो लीवर के अंदर काफी सारे फैट है, तो आपने लीवर को क्रश किया, ठीक है, और होमोजेनाइज कर दिया क्लोरोफॉर्म मिथेनॉल वाटर के सॉल्यूशन के अंदर, और फिर आपने उसमें और पानी मिला दिया और सेपरेशन फनल के अंदर भर दिया। इसमें दो परतें हैं, एक नीचे की परत है वो भारी है डेंसिटी वाइज, और ऊपर की परत है वो हल्की है। ऊपर की परत के अंदर तो आपको मिलेगा मिथेनॉल वाटर, इसमें तो आपके प्रोटीन है और प्लस आपका शुगर्स है, कार्बोहाइड्रेट्स। नीचे वाली परत क्लोरोफॉर्म की है, इसमें आपके लिपिड्स है। तो लीवर के टिश्यूज के अंदर जो लिपिड्स हैं उनको हम क्लोरोफॉर्म वाली परत के अंदर सेपरेट कर लेंगे। नीचे यहाँ पे कॉक लगी है तो आप उसको घुमा के सेपरेट कर सकते हो। तो टिश्यू में से हम लिपिड्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आपको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यूज करने पड़ेंगे, सिंपल सेपरेशन मैकेनिज्म से आप कर सकते हो। अब इसके बाद में क्या हुआ कि आपने जब लीवर को क्रश किया तो और लिपिड से आगे इसमें तो सैचुरेट अनसैचुरेट छोटे बड़े जो भी हैं सारे आ गए, मिक्सचर है तो मिक्सचर। अब मिक्सचर में से आपको सेपरेट करना हो तो फिर आपको सेपरेशन टेक्निक्स इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो एक तो अपन ले सकते हैं एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एब्जॉर्प्शन पे बेस्ट है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि चीजें सोख ली जाए, उसको अपन एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो अपन जो क्रोमेटोग्राफी कॉलम यूज करते हैं ना, ये क्रोमेटोग्राफी कॉलम है, इसके अंदर आपने मैट्रिक्स ले रखा है। उस मैट्रिक्स का नेचर ऐसा है कि वो जो आपके फैटी एसिड्स हैं, जो आपके लिपिड्स हैं, उनको ये एब्जॉर्ब या रिटेन कर सकता है, ठीक है। रिटेन करने के आधार पे कि जो इसमें होल्ड होगा वो तो इसमें रह जाएगा, और जो इसमें होल्ड नहीं होगा वो सेपरेशन से बाहर आ जाएगा। तो चार्ज लिपिड हैं, ये सबसे पहले आते हैं, पोलर लिपिड्स, न्यूट्रल लिपिड्स। अगर कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो वो रिटेन नहीं करेंगे, सबसे पहले बाहर आ जाएंगे, इल्यूड आउट। फिर पोलर्स हैं वो बाहर आएंगे, और फिर चार्ज वाले हैं वो बाहर आएंगे। तो चार्ज की प्रॉपर्टी के आधार पर हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। अगर हमारी जो जेल है ये कैसी है, चार्ज है, तो अगर इसके अंदर हमने जो मैट्रिक्स लिया उसके ऊपर चार्ज है, तो चार्ज वाले इसके अंदर रिटेन कर जाएंगे, पकड़ के जाएंगे ना, अपोजिट चार्ज होल्ड हो जाता है। इसके पास कुछ भी नहीं है वो तो होल्ड ही नहीं होगा, वो सबसे पहले बाहर आ जाएगा। तो प्रॉपर्टीज के आधार पे आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आपके पास जो मिक्सचर था उनका आप टीएलसी कर सकते हो, जैसे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कि आपके पास क्रोमेटोग्राफी चैम्बर है, क्रोमेटोग्राफी जार है, उसमें आपने क्रोमेटोग्राफी पेपर लगा दिया और नीचे आपने सॉल्यूशन भर दिया जिसमें लिपिड्स हैं। अभी लिपिड्स अपनी मोबिलिटी के अकॉर्डिंग इसमें मूव करेंगे, तो जो मोबिलिटी है उसके बाद में आपको बैंड्स मिलेंगे, आप उनको सेपरेट कर सकते हो, जैसे कि आप क्लोरोफिल पिगमेंट्स को सेपरेट करते हो, ठीक है। पेपर क्रोमेटोग्राफी से आप पिगमेंट सेपरेशन करते हो, तो ये भी एक तरीका है कि आप ऐसे सेपरेट कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट अपन जा सकते हैं कि हम इन फैटी एसिड्स का एस्टर बना देंगे, और एस्टर बनाने के लिए हम इसमें मैथिल ग्रुप ऐड कर देंगे ना, CH3 ग्रुप अपन ऐड कर देंगे। तो जो जो आपके फैटी एसिड्स हैं, क्योंकि फैटी एसिड में क्या है H3C, फिर आपकी चैन आ जाएगी, फिर है COOH, तो अपन यहाँ पे CH3 करने वाले, और इधर भी H3C हो गया। तो अब ये पूरी चैन बन गई ना, इसमें COH वाला आपने हटा दिया। तो चैन की लंबाई अलग अलग होती है, फैटी एसिड अलग अलग प्रकार के हैं, तो उनकी चैन की लंबाई भी वेरी करती है, चैन लेंथ वेरिएबल है। और चैन लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है किसी का भी मेल्टिंग पॉइंट और किसी का भी बॉइलिंग पॉइंट। चैन छोटी होगी तो जल्दी आ जाएगा, चैन बड़ी होगी तो ज्यादा होता है, ठीक है। ओके, तो चैन लेंथ के आधार पे हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। एक टेक्निक आपके पास है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी।
गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम इसको इसके अंदर डाल देते हैं और फिर इसकी हीटिंग की जाती है। हीटिंग की जाएगी तो जिनका वोलेटाइजेशन जल्दी हो जाएगा, जो छोटे हैं उनका वोलेटाइजेशन जल्दी हो जाएगा क्योंकि वो जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो यहाँ से निकल जाते हैं, इल्यूट आउट। तो जो पहली बार निकलेगा वो छोटा है, उसके बाद निकलेगा वो उससे बड़ा है, उसके बाद निकलेगा वो उससे बड़ा है। तो हम फैटी एसिड्स को उनके वोलेटाइल नेचर के आधार पे गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट कर सकते हैं। ये जो छोटे वाले हैं चैन लेंथ शॉर्ट, वो जल्दी वोलेटाइल हो जाएंगे, जो बड़े हैं वो बाद में हमारे कॉलम से बाहर आएंगे। तो ये चैन लेंथ को एक्सप्लॉइट कर लिया हमने, ठीक है। ऐसे अपन HPLC कर सकते हैं, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, HPLC। तो यहाँ पर भी जो वोलेटाइल नेचर होती है वही काम में आती है, वोलेटाइल नेचर। और वोलेटाइल नेचर या वोलेटाइल कितने टेम्परेचर पे हो जाएगा, ये चैन लेंथ और डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मैटर होता है। चैन लेंथ एंड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड दोनों चीजें डिपेंड करती हैं, चैन की लंबाई एंड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। क्योंकि डबल बॉन्ड अगर ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा लिक्विड फॉर्म है तो वो जल्दी वोलेटाइल हो जाएगा, और जो सैचुरेट फैटी एसिड्स हैं वो बाद में वोलेटाइल होंगे। ठीक है, यहाँ से आप समझ सकते हो इल्यूशन टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन। इल्यूशन टाइम पहले कौन निकलेगा, 14 जीरो निकलना चाहिए इन सब में से, छोटा पहले निकलेगा, देन 16 जीरो उसके बाद निकलना चाहिए, 18 जीरो उसके बाद निकलना चाहिए, एंड 16 1 इनके बाद। जो ज्यादा लिक्विड फॉर्म के अंदर है, जो ज्यादा लिक्विड है वो वोलेटाइल धीरे होगा, दिस वन। तो अपन इल्यूशन टाइम के आधार पे कि आपके चैम्बर से कौन बाहर निकल रहा है उसको अपन देख सकते हैं या सेपरेट कर सकते हैं चैन लेंथ के आधार पे। इसके बाद में एक और टेक्निक अपने पास रहती है, और हाँ, एक आप इसके अंदर ले सकते हैं कि आपके फॉस्फोलाइपेज, ये अलग अलग जो फैटी एसिड्स हैं उनके लिए फॉस्फोलाइपेज अलग अलग होते हैं। ये एंजाइम का मतलब आ गया ना, ये ज्यादा एंजाइम्स। तो जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट में लैक्टिन इस्तेमाल किया था, तो एक लैक्टिन एक कार्बोहाइड्रेट को ढूंढ सकता है या रिकॉग्नाइज कर सकता है, वैसे ही एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट के ऊपर काम कर सकता है। एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को लेकर के खास होते हैं, तो अगर किसी फॉस्फोलाइपेज का टारगेट है तो उसके आधार पे भी हम सेपरेट कर सकते हैं। एंड फाइनली हमारे पास एक टेक्निक होती है और ये है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम किसी भी फैटी एसिड की कंप्लीट डिटेल निकाल सकते हैं, या कोई भी आपके पास फैटी एसिड चेन हो तो हम उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकाल सकते हैं, ठीक है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्चुअल में क्या होता है कि जो बायो वाले स्टूडेंट होते हैं ना, वो अपन इन चीज़ों पे ज़्यादा कभी देखते नहीं, तो बस हमें नाम नाम आता है, उसके अलावा हम नहीं जानते। तो इसमें अपन को जो भी फैटी एसिड है उस फैटी एसिड का डेरिवेटाइजेशन करना होता है। डेरिवेटाइजेशन का मतलब है कि आपने एक चीज से दूसरी चीज बना दी, वो व्युत्पत्ति कहलाता है ना, डेरिवेटाइजेशन। जैसे आपने इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 डेरिवेटाइज की, उसी से बना दिया, इसकी जगह पे ये रखने पे ये ऐसा हो जाएगा, डेरिवेटाइजेशन। तो हम यहाँ पे डेरिवेटाइज कर रहे हैं और हमने कोई एक हाई मॉलिक्यूलर वेट का कंपाउंड इस पे यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये सिंपल फैटी एसिड था COOH तक, उसको आपने डेरिवेटाइज कर दिया, यहाँ तक का ये फैटी एसिड था जिसके साथ में आपने ये जोड़ करके आपने उसको रोक दिया ना, डेरिवेटाइज कर दिया। इसके बाद में मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी बम्बार्डिंग होते हैं, उनकी बौछार कराई जाती है कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हमारे स्पेसिमेन के ऊपर छोड़े जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जहाँ भी टकराएंगे बॉन्ड टूटेंगे। तो आपका जो मॉलिक्यूल है उसमें कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, कहीं भी टकरा सकते हैं इलेक्ट्रॉन, तो जहाँ टकराएंगे वहीं से ही बॉन्ड टूट जाएगा।
तो जहां जहां से बॉन्ड टूटेंगे वहां वहां से टुकड़े बन जाएंगे, तो हमारे मॉलिक्यूल के खूब सारे टुकड़े बन जाएंगे। हर एक टुकड़े का एक वेट है, मॉलिक्यूलर वेट, उसमें कितने कार्बन है कितने हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक वेट आएगा और उसका चार्ज आएगा। तो वेट और चार्ज, चाहे टुकड़ा छोटा हो बड़ा हो, उसका अपना वेट अपना चार्ज, ऐसी प्रॉपर्टी आएंगी। तो उसको अपन बोलते हैं मास अपॉन चार्ज रेशियो, यानी कि एम अपॉन जेड रेशियो। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे मॉलिक्यूल की डिफरेंट स्पीसीज बन जाएंगे, टुकड़े बन जाएंगे, फ्रैगमेंट। हर एक फ्रैगमेंट का अपना एम अपॉन जेड रेशियो होता है, अपना अपना मास है, उसका अपना चार्ज है। ठीक है। तो एम अपॉन जेड रेशियो के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर फ्रैगमेंट का पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट कितनी सोखता है, उसका एब्जॉर्बेंस होता है। कि अलग अलग टुकड़े अपनी अपनी एम जेड के अकॉर्डिंग लाइट को अलग अलग सोखते हैं, और सैंपल ने कितना लाइट को सोखा या आपने जो पर्टिकुलर लाइट में उसको कितना सोखा, वो हमें एब्जॉर्बेंस में दिखाई देती है। और एब्जॉर्बेंस की रीडिंग हमारे पास ये पीक्स के रूप में आती है। तो जब आप मास स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हो तो सैंपल के ऊपर आपने इलेक्ट्रॉन डाले, उसके टुकड़े हुए, हर एक टुकड़े का एम जेड वैल्यू है, उससे आपके पास पीक्स आती है। और फिर आप पीक्स को स्टडी करके मॉलिक्यूल की डिजाइन बना सकते हो। जैसे मान लो कि इसमें आप एक एग्जांपल के रूप में आप समझना चाहें। ठीक है, मान लो ये इतना सा टुकड़ा था आपके पास, है ना, दिस वन एंड दिस वन, इनके बीच में। तो इसका आपको रीडिंग आ रही है 300 एंड 314। तो इसका मतलब डिफरेंस कितना हो गया, 314 माइनस 300 इज इक्वल टू 14। अब 14 डाल्टन को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 14 डाल्टन को। तो 14 डाल्टन कब हो सकता है, जब आपके पास क्या हो, CH2, क्योंकि C का है 12 और दो हाइड्रोजन का है 2, तो हो गया 14। तो यहाँ पे केवल CH2 है, यहाँ पे C है और एक H इधर है, एक H इधर है। तो आपके पास जो फ्रैगमेंट है उन फ्रैगमेंट का mz, उस mz से पिक्स, और पिक्स की वैल्यूज को आप डिफ्रेंशिएट करके डिजाइन पता कर सकते हो। अगर आप इसको कंपेयर करते हो 274 एंड 300 को, तो ये हो गया आपका 300 और माइनस 274, तो आया आपके पास 26। अब 26 का मतलब क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। क्यों, क्योंकि ये C डबल बॉन्ड C, एक आएगा H और एक आएगा H, तो ये हो गया 12 12 24 और 2 26। तो ऐसे अपन mz की जो पिक्स आते हैं उन पिक्स से सारा स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं, यानी कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ जाएगी। कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कितने कार्बन है वो भी पता लग जाएगा, कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड है वो भी पता लग जाएगा। इसमें एक चीज का पता नहीं चलता कि जो बॉन्ड है वो सिस है या ट्रांस है, क्योंकि सिस होंगे तो भी वजन उतना ही आएगा, ट्रांस होगा तो भी वजन उतना ही आएगा। तो सिस एंड ट्रांस का पता नहीं चलता है। बाकी आपके जो क्वेश्चन आए, चाहे वो डीएनए के लिए आए, चाहे वो प्रोटीन के लिए आए, या किसी शुगर के लिए आए, जब आप मास स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हो तो उसमें आपको एक एक एटम का पता चल जाता है, यानी कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे पास मॉलिक्यूल की आ जाए। तो mz आपको पता होना चाहिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाती है, उसका पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो रहा है। हमें mz ही चाहिए बस, है ना। और हमें पिक्स का मतलब क्या है ये समझ में आ जाए कि ये अंतर आपको CH CH2 डबल बॉन्ड वगैरह उसके हिसाब से देखना है। ओके।